acute kidney injury and a causes, then nephrotoxic substance, acute kidney injury in a phases and a lab findings, intervention, chronic kidney disease, system-wise key features of CKD. Okay, so let's do a quick revision. What do you mean by AKI? These are features. It is reversible or irreversible? Reversible. Online students, what do you mean by AKI? Due to renal cell damage, rapid loss of kidney function thus. Okay, so AKI मतलब suddenly kidney का function loss हो गया. There might be so many reasons for this, but वो suddenly kidney function loss हो गया, but it is reversible. We can treat it, we can reverse the damage. एक बार severe हो गया AKI, so AKI will converted into CKD. AKI में से chronic kidney disease हो जाएगा. That is not reversible, right? But ये reversible है. हमने उसके causes देखे थे कि किसकी वजह से हो सकता है. So what are the causes of AKI? Online students. Okay, so there are three causes: pre-renal, intra-renal, post-renal. What do you mean by pre-renal cause? So examples. Okay. Obstruction. ओके, सो प्री रीनल मतलब किडनी के पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुई है. उसके पहले मेन चीज सर्कुलेशन आती है. सो कैसे भी करके किडनी तक सर्कुलेशन इम्पेयर हो गया है तो उसकी वजह से पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती है. द रीजंस कुड बी कार्डियक डिजीज, देन कार्डियक आउटपुट लो है, कुछ और रीजन की वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है, पेशेंट इज सीवियरली डिहाइड्रेटेड, हाइपोवोलिएमिया में है. सो दिस कुड बी अ रीजन. सेप्टिक शॉक, ब्लड ही इन्फेक्टेड है. सो ये सारे रीजन है. इन शॉर्ट जो ब्लड आ रहा है किडनी तक वो अच्छा नहीं है, या तो एडिक्वेटली आ नहीं रहा है, तो किडनी से पहले का जो भी रीजन है उसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही है. सो हम बोलेंगे प्री रीनल कॉज. व्हाट डू मीन बाय इंट्रा रीनल कॉज? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. The cause is within the kidney. किडनी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो गई है. इट कुड बी इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इट कुड बी स्टोन. अंदर ही नेफ्रोलिथियासिस है, किडनी के अंदर स्टोन है. इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्शन. एनीथिंग, कोई भी रीजन की वजह से अंदर का ही जो किडनी का लेयर्स है या नेफ्रॉन है वो डैमेज हो गया है. सो दैट इज इंट्रारीनल. देन पोस्ट रीनल. Okay, so the cause is after the kidney. So the structures after the kidney are ureter, bladder and urethra. वो तीनों में कुछ प्रॉब्लम होगा. ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्शन है, ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो इन्फेक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से किडनीज डैमेज हो जाती है. सो दिस आर द कॉजेस. फिर हमने कुछ नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस देखे थे. आपको याद रहते हैं तो ओके, नहीं रहते हैं तो डोंट वरी. दे विल नॉट आस्क यू अबाउट स्पेसिफिक नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस. बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर पढ़ते हो आसपास कुछ चीज, पढ़ के रिलेट करना आ जाना चाहिए कि हाँ शायद इसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा. सो हमने नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस देखे थे. फिर हमने एकेआई के फेजेस देखे थे एंड उसकी इंटरवेंशंस देखे थे. सो कोई भी पर्सन को एकेआई होता है, सो पहले होगा ऑनसेट, मतलब कुछ रीजन की वजह से हो रहा है एकेआई, डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा है. सो ऑनसेट जो भी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है, जो कॉज था उसके कॉन्टेक्ट में आने से या उसकी वजह से हुआ. फिर पेशेंट कितने फेजेस एक्सपीरियंस करेगा, कौन से फेजेस एक्सपीरियंस करेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Oliguric, diuretic, and Okay, what happens in oliguric phase? oliguric phase માં decrease urine output થશે. Then BUN અને serum creatinine elevated થશે. Then urine ની જે specific gravity છે એ decrease થશે. GFR decrease થશે. Creatinine clearance એ થશે decrease. Hyperkalemia જોવા મળશે.
then decrease normal level, hypervolemia, hypocalcemia, hyperphosphatemia જોવા મળશે. ओके, सो प्री रीनल कॉज होगा तभी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होती है, इंट्रा रीनल होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल रहेगी। ओलिग्यूरिक फेज में यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज होता है? हाँ वो तो होगा, बट जनरली पूरे दिन का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओलिग्यूरिक फेज में यूरिन आउटपुट 400 ml से भी पूरे दिन का कम हो जाता है। जब भी कोई पेशेंट का 30 ml पर आवर से कम है यूरिन आउटपुट, तो हम डायरेक्टली उसको बोल देंगे कि किडनी इंजरी हो गई है। बट अगर पूरे दिन का हम देखें तो 400 से भी कम होगा। कितने दिन तक जनरली ये चलता है? ओके, जो भी पर्सन को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, ओलिग्यूरिक फेज 8 to 15 डेज तक के लिए चलेगा, तो उतने दिन तक पेशेंट को ओलिग्यूरिया रहेगा। बट ये ज्यादा भी चल सकता है, जितना फेज लंबा चलेगा उतना रिकवरी नहीं होगी। लाइक जितनी देर तक पेशेंट की किडनीज ओलिग्यूरिक फेज में रहेगी उतना ज्यादा रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? फिर आता है, उसके बाद आता है डायूरेटिक फेज। व्हाट हैपेंस इन डायूरेटिक फेज? हाउ मच? Online students, what happens in diuretic phase? सोडियम हाइपोनेट्रिन અને પહેલામાં પણ એવું છે, પહેલામાં શું થાય કે વોટર રિટેન થાય છે, સો પોસિબિલિટી છે ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા થઈ શકે, કાં તો ના થાય ડાયલ્યુટ તો નોર્મલ રહેશે। ડાયુરેટિકમાં એક્સેસિવ બહાર નીકળે છે, તો એના લીધે બધા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બધા વોશ થઈ જાય છે, એટલા માટે હાઇપોનેટ્રેમિયા થાય છે। સો ઇન ડાયુરેટિક ફેઝ દેર વિલ બી એક્સેસિવ યુરિન પ્રોડક્શન, એપ્રોક્સિમેटली 4 to 5 liters ऑफ अ डे, बिकॉज किडनी के जो नेफ्रॉन्स है उन्होंने फंक्शन रीगेन करना स्टार्ट किया है, सो इसीलिए धीरे धीरे यूरिन आउटपुट बढ़ के सब वेस्ट निकल रहा है बॉडी में से। सो यहाँ पर क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हम देखें, सो बीयूएन धीरे धीरे अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इट इज नॉट नॉर्मल। डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है बट नॉर्मल नहीं जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी भी वो नॉर्मल नहीं हुआ है। धीरे धीरे क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी इंप्रूव होना स्टार्ट होगा, अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। जीएफआर भी इंप्रूव हो रहा है, नॉर्मल नहीं हुआ है। ड्यू टू एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन पोटेशियम सोडियम सब कुछ निकल जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवरी फेज मतलब अब किडनी धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रही है, बट कंप्लीट रिकवरी में कितना टाइम लगता है? 1 to 2 years, वो भी हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल को। अगर ओल्डर पर्सन है तो उसको ज्यादा भी टाइम लग सकता है। पॉसिबिलिटीज है कि कंप्लीटली फंक्शन रीगेन भी ना, राइट? सो नॉर्मली 1 to 2 years तो लग जाते हैं, फिर वो भी डिपेंड करेगा कि कितनी लंबे टाइम तक उसका कॉज रहा। सो उतना डिपेंड करता है उसमें। जीएफआर अब इंक्रीज हो गया होगा, नॉर्मल हो गया होगा, बीयूएन क्रिएटिनिन भी अब नॉर्मल होके स्टेबलाइज हो गए होंगे। कंप्लीट रिकवरी प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शन होने में उसको 1 to 2 years लगेंगे। ओके, फिर हमने उसकी इंटरवेंशन देखी थी। सारे अदर इंटरवेंशन तो हम देखेंगे, लाइक ओलिग्यूरिया इतने दिन तक चलता है, इतना यूरिन आउटपुट होता है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा बिकॉज ओलिग्यूरिया है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे, सो हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। यूरेमिया होगा, यूरेमिया में ब्लड वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में अक्यूमुलेट होगा, तो उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे हमें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकते हैं बिकॉज किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है टू बैलेंस द टीएच, सो उसकी वजह से कॉस्मोस रेस्पिरेशन दिख सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के भी साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। उसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, व्हेनेवर योर पेशेंट सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो करेंगे, बट मेन ट्रीटमेंट ओलिग्यूरिक फेज में आप क्या करोगे सब पेशेंट को? तो हाइपोटेंशन। Okay, online students, tell me about the treatment of oliguric phase.
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दोनों ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन रीड करना है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है वो देखना है, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, okay, so there is mainly जब भी ओलिगुरिया होता है we have to give rapid IV infusion 500 to 1000 ml in 1 hour, उतना देना होता है, बट इसके लिए भी कंडीशन है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन है ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड तो फिर हम रैपिड इंफ्यूजन नहीं कर सकते, फिर हमें रेस्ट्रिक्शन करना होगा। रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, सो डॉक्टर बोलेंगे 400 टू 1000 ml में से कितना भी डॉक्टर एक अमाउंट देंगे, प्लस उसका यूरिन आउटपुट कितना है तो उतना टोटल मिला के हम दिन का फ्लूइड दे सकते हैं। देन मेडिकेशन देंगे, अभी आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते तो हमें जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है उसको निकालने के लिए डायूरेटिक्स देना होगा। अब डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाएंगे, इम्बैलेंस होगा तो वो भी रिप्लेसमेंट करना होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप ट्रीटमेंट करोगे। डायूरेटिक फेज में क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करोगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो करेंगे ही, बट मेन ट्रीटमेंट क्या होगी, डायूरेसिस हो रहा है तो क्या होगा उसमें, यस उसमें हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, सो वी हैव टू कंपल्सरी एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, बिकॉज इसमें हाइपोटेंशन का रिस्क है, फ्लूइड निकल जा रहा है, सो आईवी फ्लूइड्स तो देना होगा, बट साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी देनी पड़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। रिकवरी फेज में ट्रीटमेंट क्या करोगे, नो ट्रीटमेंट, यस वो पेशेंट तो डायूरेसिस फेज में आ जाएगा, एक बार स्टेबिलाइज होना स्टार्ट हो गया तो फिर हम उसको घर पे भेज देंगे, वो धीरे 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 सब कुछ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रिकवरी फेज। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, okay online students, what is this रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, AKI ના જે silent symptoms છે primarily retention of nitrogenous waste, retention of fluid અને કિડનીની જે ઇનેબિલિટી છે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ કરવાની એનાલિસિસ। यस सो एकेआई के जो साइलेंट सिम्टम्स है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट रिटेंशन की वजह से, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ उसकी वजह से साइलेंट सिम्टम्स दिख रहे हैं। असेसमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर हमने जनरल इंटरवेंशन देखी थी, स्पेसिफिक फेज वाइज तो इंटरवेंशन देखी थी, बट हम सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, वाइटल साइंस देखेंगे, यूरिन आउटपुट, इनटेक आउटपुट, यूरिन आउटपुट कैसा है, कलर कैरेक्टरिस्टिक सब चेक करेंगे। वेट डेली करना पड़ेगा पेशेंट का, उसमें ओवरलोड हो जाएगा फ्लूइड तो भी पता चलेगा, फ्लूइड लॉस होगा तो भी पता चलेगा। डेली सेम स्केल, सेम टाइम, सेम क्लोथ्स, ये याद रखना है। इसी तरीके से हम वेट पेशेंट का चेक करेंगे। 1 पाउंड इंक्रीज हो रहा है मतलब 1 लीटर फ्लूइड बॉडी में अक्यूमुलेट हो गया, 1 पाउंड डिक्रीज हो गया सडनली तो इट इंडिकेट्स 1 लीटर फ्लूइड लॉस हो गया। सो 1 पाउंड अ डे इंडिकेट्स फ्लूइड रिटेंशन। सारे लैब वैल्यूज हम डेली चेक करेंगे, BUN, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट लेवल सब हम चेक करेंगे, एसिडोसिस के लिए भी चेक करेंगे। सो एबीजी एनालिसिस भी हम कर सकते हैं पेशेंट का, राइट। देन एबीजी एनालिसिस में हमें लगता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन देने की जरूरत है तो वो भी देंगे। सो वो सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी। यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन में प्रोटीन कितना है, हिमेचूरिया है या नहीं, कास्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे दैट ऑल्टर्स ड्यू टू यूरेनिया। देन पेशेंट को, हाँ अगर इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट के बॉडी में लाइक WBC एलिवेट होना, देन टेम्परेचर इंक्रीज होना, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। सो हमें बहुत केयरफुली मॉनिटर करना होगा इन्फेक्शन को। देन लंग्स में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से लंग्स में क्रैकल्स, व्हीजेस, का ये सब होगा, हमें चेक करना है। प्लूरल इफ्यूजन हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। देन डाइट हमें ध्यान रखना होगा, पेशेंट को कोई भी किडनी डिजीज हो ये याद रखना है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना होता है, मॉडरेट अमाउंट में देना होता है, लो या मॉडरेट डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। जितनी सीवियरिटी ज्यादा उतना प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन ज्यादा, जितनी सीवियरिटी कम उतना मॉडरेट, बट नॉर्मल नहीं दे सकते। वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटीन इनटेक बिकॉज उससे वर्कलोड ज्यादा होता है। जितना प्रोटीन ज्यादा पर्सन कंज्यूम करेगा उतना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, प्रोटीन को निकालने का काम किडनीज को ज्यादा करना पड़ेगा। ऑलरेडी वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप हुए हैं प्रोटीन के, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो प्रोटीन में से निकलते हैं, किडनी क्लियर नहीं कर रही है, पेशेंट प्रोटीन ज्यादा ले रहा है।
तो फिर बॉडी में कितना ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, तो इसी वजह से प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करना होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। देन अदर इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे कि क्या है, फॉर एग्जांपल हाइपरफॉस्फेटेमिया है तो फॉस्फोरस डाइट भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हाइपोनेट्रेमिया है तो सोडियम रिच डाइट देंगे, हाइपर है फ्लूइड ओवरलोड है तो सोडियम रेस्ट्रिक्टेड करेंगे, पोटेशियम की वैल्यू क्या है, हाइपर है तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हाइपो है तो पोटेशियम रिच देंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो देखना है कि पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग डाइट आपको सिलेक्ट करना होगा। देन मेडिकेशंस देंगे जिससे ये ठीक हो सके, लाइक डायूरेटिक्स हम दे सकते हैं। फिर कोई भी अदर मेडिकेशन आप दे रहे हो तो उसका ध्यान रखना है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है। सो किडनी ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, इंजरी है, तो अगर मेटाबॉलिज्म की वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं, ध्यान रखना है, वी हैव टू बी अलर्ट। डोजेज डॉक्टर्स चेंज कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। देन कोई नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन पेशेंट को चल रही है, ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते, वी हैव टू गिव सम मेडिकेशन, राइट। तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो जाए। देन यस, एकेआई है तो उसमें पेशेंट को, अगर पेशेंट को एजोटेमिया हो रहा है, आई हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन यूरेमिया एंड एजोटेमिया। व्हाट इज द डिफरेंस? So what is azotemia? Okay, online students, tell me the difference, what you have find out. Same. Online students. અઝોટેમિયા એ બાયોકેમિકલ એબનોર્માલિટી છે જે બિલ્ડઅપ તો એમાં પણ થશે બંનેમાં કે નાઇટ્રોજનસ જે વેસ્ટ છે એનું યુરિયા અને ક્રિએટિનાઇન લેવલનું બટ યુરેમિયા છે એ વધારે સિવિયર ફોર્મ છે અને એમાં ઇનિશિયલ સ્ટેજીસમાં સિમ્ટમ્સ દેખાશે. Okay, so ऐसा हम बोल सकते हैं, एजोटेमिया इज अ साइन एंड यूरेमिया इज अ कंडीशन। दोनों में बिल्डअप ही होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। एजोटेमिया हुआ है तो ऐसा बोलेंगे कि पेशेंट के बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो गया है। अब वो अक्यूमुलेशन धीरे 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 बढ़ रहा है, राइट, किडनीज तो क्लियर कर नहीं रही है, सो पेशेंट को अब सीवियर हो गया, सो एक कंडीशन हो गई जिसको हम बोलेंगे यूरेमिया। दैट इज ऑल्सो अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, बट डिफरेंस के लिए ऐसा याद रख सकते हो, दोनों में अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एजोटेमिया इज अ साइन, यूरेमिया इज अ कंडीशन। सीकेडी के बाद हम यूरेमिक सिंड्रोम ही पढ़ने वाले हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशन। सीवियर हो गया इसलिए हम कंडीशन बोलेंगे उसको, सो ये डिफरेंस याद रखना। ओके, सो एजोटेमिया वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। देन पेशेंट की यस किडनी फंक्शन लॉस हो गया है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना होगा, फैमिली मेंबर्स को भी देना होगा, कंसिस्टेंसी रखेंगे हम केयर गिवर्स में। फिर हमने देखा था सीकेडी। व्हाट डू यू मीन बाय सीकेडी? Yes, and yes, online students. सीकेडी इट इज अ क्रोनिक कंडीशन, वो धीरे 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 करके वो प्रोग्रेस ही होगी। ऐसा नहीं कि एक बार एकेआई हुआ फिर सीकेडी हुआ तो आगे नहीं बढ़ेगा, इट विल प्रोग्रेस धीरे धीरे, जैसे जैसे एज होती जाएगी वो खराब ही होती जाती है कंडीशन, एंड वो इरिवर्सिबल है। एक बार सीकेडी हो गया मतलब फिर से वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। एंड सीकेडी है ऐसा हम कब बोलेंगे, जब जीएफआर 60 या 60 से कम हो जाता है तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को सीकेडी हो गया है। उसके पहले जितना भी मोर देन 60 है तो पेशेंट को ऐसा बोल सकते हैं कि ये हाई रिस्क पेशेंट है, इसको कभी भी सीकेडी हो जाएगा। जब 60 ml पर मिनट होता है, 60% जीएफआर हो जाता है, 3 महीने तक वो रहेगा, देन इट इज कंफर्म अब पेशेंट की किडनी ठीक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्यूट किडनी इंजरी हो रहा है, सीवियर हो गया एक्यूट किडनी इंजरी, 60 तक पहुंच गया बट वी हैव ट्रीटेड इट, सो सीकेडी नहीं होगा। बट 3 महीने तक 60 ही रहा है, इंप्रूव ही नहीं हो रहा है, देन पेशेंट को फॉर श्योर सीकेडी होगा, एंड धीरे 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 वो जीएफआर डिक्रीज होता ही जाएगा। सो उसके हमने स्टेजेस देखे थे। माइल्ड सीकेडी में जीएफआर, आप रेंज याद नहीं रख सकते तो इतना याद रखना है कि सीकेडी 60 या 60 से थोड़ा ज्यादा होगा बट 60 तक पहुंच गया है। मॉडरेट में बहुत ज्यादा कम है, 60 से भी कम होगा। सो अपर वैल्यू 59 है, दैट इज लोअर देन 60, एंड लोअर वैल्यू 30 है, तो 30 to 59। सीवियर सीकेडी में 30 से भी कम हो गया है, राइट। सीकेडी एंड ईएसआरडी है एंड स्टेज रीनल डिजीज, उसमें जीएफआर 15 से भी कम हो गया है। सो जो अपर वैल्यू है आप ऐसे याद रख सकते हो, राइट।
ओके, देन ये सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज होता है तो हम ऐसा नहीं, लाइक हमने आगे देखा था एकेआई में क्या था, ओलिग्यूरिक फेज में पेशेंट को हाइपरवॉलेमिया होता था, डायबिटिक फेज में हाइपोवॉलेमिया। इसमें क्रोनिक किडनी डिजीज है तो शायद किडनी ज्यादा यूरिन निकाल रही है, मतलब जो उसको फिल्टर आउट करना है कि कुछ फ्लूइड बचाना है, कुछ निकालना है, वो खराब हो गया। तो जैसा ही ब्लड में से आ रहा है फ्लूइड वो ही निकाल रही है, कुछ फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या तो किडनी ने प्रॉपर फिल्ट्रेशन बंद कर दिया है, वो निकाल ही नहीं रहा है। सो कुछ भी हो सकता है, पेशेंट को हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। सो पेशेंट के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है वो डिपेंड करेंगे कि हाइपो है या हाइपर है। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? Online students, what is this very important point? CKD જે છે એ બોડીની બધી જ મેજર સિસ્ટમને અફેક્ટ કરે છે, એટલે એની માટે ડાયાલિસિસ કે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની જરૂર પડશે લાઈફ મેન્ટેન કરવા માટે. Yes, that is the only treatment. हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन ही करना होगा, उसके सिवाय कोई पर्सन मेंटेन नहीं कर पाएगा नॉर्मल हेल्दी लाइफ। उसके हमने कॉजेस देखे थे, एकेआई की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से, या कोई अदर मेटाबॉलिक डिजीज है उसकी वजह से, हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक डिजीज में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी आ गया, हाइपरलिपिडेमिया वो भी आ गया, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन बहुत लंबे टाइम से था, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, यूटीआई, आर्टरी ऑक्लूजन हो गई है किडनीज की जो सप्लाई कर रही है, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो ये सारे रीजन की वजह से सीकेडी हो सकता है। सिर्फ इतने ही रीजन नहीं है, देर आर सो मेनी रीजन लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। देन वो एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें जिसका कोई क्योर नहीं है, मतलब हम ऐसा ही समझ सकते हैं कि पेशेंट को अब किडनी डैमेज ही हो गई है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे सिस्टम वाइज, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, पेशेंट एकदम इमोशनली लेबाइल हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में भी वो इमोशनली वीक हो जाता है, राइट। विड्रॉवल सिम्टम्स, वो कहीं किसी को भी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंग्जाइटी उसको ज्यादा हो गई, वो डिनाई करेगा कि उसको ये कंडीशन है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, बॉडी में चेंजेस को लेके उसके अंदर प्रॉब्लम्स होने देखने को स्टार्ट मिलेगी, एंड सुसाइडल बिहेवियर भी हो सकता है। फिर हमने सिस्टम वाइज साइन एंड सिम्टम्स देखे थे, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में है तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये सीकेडी की बात हो रही है। सो साइन एंड सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल में एस्टेरिक्सिस होगा, अटेक्सिया होगा, कोमा, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, लेथार्जी होगा, डे टाइम ड्राउजीनेस होगी, मायोक्लोनस होगा, पैरेस्थेशिया, सीजर्स, स्लर्ड स्पीच, ट्रेमर्स, ट्वीचिंग और जर्की मूवमेंट्स। सो ये सबके मतलब पता होने चाहिए। जब क्वेश्चन रीड करते हो तो ऐसा नहीं कि इसका मतलब ही नहीं पता है आपको, सबके मतलब पता होने चाहिए। कार्डियोवेस्क्यूलर में कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियोमायोपैथी होगा। ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। हार्ट फेलियर हो जाएगा, हाइपरटेंशन होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, पेरिफेरल एडिमा, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। रेस्पिरेटरी में क्रैकल्स, डीप साइन, यॉर्निंग होगा, डिप्रेस्ड कॉफ रिफ्लेक्स, कॉस्मोस रेस्पिरेशन, टैकिपनिया, प्लूरल इफ्यूजन, देन पल्मोनरी एडिमा, यूरेमिक हेलिटोसिस, यूरेमिक न्यूमोनिया। हेलिटोसिस का मतलब पता है, व्हाट वाज दैट? बैड ब्रीथ। हाँ, सो सब मीनिंग याद रखने हैं, नहीं पता है तो राइट इट डाउन। जीआई सिम्टम्स में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टेस्ट बर्ड्स मतलब सेंसेशन नहीं होगा, चेंज हो जाएगी, एक्यूटी नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होगा, मेटालिक टेस्ट आता रहेगा मुंह में, यूरेमिक कोलाइटिस की वजह से डायरिया, यूरेमिक कोलाइटिस होगा उसकी वजह से डायरिया होगा, यूरेमिक फीटर हो सकता है, यूरेमिक गैस्ट्राइटिस होगा जिसकी वजह से जीआई ब्लीडिंग के चांसेस है। सो अगर लोअर में है तो पेशेंट को लाइक मिलीना होगा, अपर वॉमिटिंग हो रहा है तो हिमेटेमेसिस भी हो सकता है इसमें। फिर हमने देखा था हिमेटोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स, उसमें होगा एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग। सो एबनॉर्मल ब्लीडिंग ब्रूसिंग होगा तो हमें पेटेकी, परप्यूरा, एकाइमोसिस ये सब देखने को मिल सकता है। अनीमिया होगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रहा है तो एचबी कम हो जाएगा। यूरिनरी साइन एंड सिम्टम्स, यूरिन कैसा होगा? एकदम डाइल्यूटेड होगा, स्ट्रॉ कलर्ड अपीयरेंस में होगा, हिमेच्यूरिया हो सकता है, ओलिग्यूरिया एंड लेटर ऑन एन्यूरिया, कंप्लीटली यूरिन आउटपुट बंद ही हो जाता है, पोलीयूरिया, नॉक्सूरिया अर्ली स्टेज में होता है, एंड प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है। मस्क्यूलोस्केलेटल साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? बोन पेन होगा, मसल वीकनेस एंड मसल क्रैम्पिंग हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज विटामिन डी सिंथेसिस करना काम किडनी का था,
वो नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, सो किडनीज की वजह से ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, बोन्स डैमेज हो सकते हैं, पोरस हो जाएंगे। ओके, इंटेग्यूमेटरी मैनिफेस्टेशंस में स्किन इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, एकाइमोसिस होगा, प्रूरिटस होगा, परप्यूरा होगा, सॉफ्ट टिश्यू सारे कैल्सिफाइड हो जाएंगे, यूरेमिक फ्रॉस्ट हो जाएगा बॉडी पर पूरा, देन येलो ग्रे और पेलर स्किन हो जाएगी उसकी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो जाती है, इरेक्शंस इनएबिलिटी मतलब हो जाती है, एंड इनफ्रीक्वेंट और एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। फिर हमने उसकी इंटरवेंशंस देखी थी। देयर इज नो क्योर, मेन इंटरवेंशंस डायलिसिस है या तो ट्रांसप्लांटेशन है। बट जो भी पेशेंट, ये हमने इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स देखे, तो पेशेंट ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो हमें ठीक करना होगा कि पेशेंट शांति से जी सके। सो हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होगा। डाइट का खास ध्यान रखोगे, मॉडरेट प्रोटीन में देना है, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस देना होगा। ओरल केयर करोगे टू प्रिवेंट स्टोमेटाइटिस, प्रूरिटस के लिए अच्छा सा लाइक वो स्किन लोशन लगा सकता है, कैलेमाइन लोशन, और ऐसा जो सूथिंग लोशन है ऐसा। देन फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा पेशेंट को। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर रहा है तो पेशेंट को वो भी सिखाना है कि पूरे दिन में लाइक मॉर्निंग में ही सब ले लिया, ऐसा नहीं, पूरे दिन का एक इक्वल बैलेंस में लेना है। अगर ज्यादा एक्सेसिव थर्स्ट फील हो रहा है तो जो कैंडी है उसको लाइक मुंह में रखना है। देन वेट डेली चेक करना होगा पेशेंट को, पेशेंट बीपी भी डेली चेक कर सकता है, राइट। देन क्रोनिक इलनेस है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट डायलिसिस लॉन्ग टर्म चलेगी। इफ यू वांट टू डू द ट्रीटमेंट और डोंट वांट टू डू, इट्स अप टू यू, उनको सिखाना होगा। जितने पेशेंट एल्डर होते जाएंगे, अगर एक एंड स्टेज किडनी डिजीज में पहुंच गए तो फिर फॉर श्योर डायलिसिस के बगैर कुछ नहीं होगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन। फिर हमने स्पेशल किडनी डिजीजेस देखे थे। सो कोई भी किडनी डिजीज होता है तो ये स्पेशल प्रॉब्लम्स होते ही है किडनी डिजीज में। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इंसोमिया, अनीमिया, जीआई ब्लीडिंग, हाइपरकैलेमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोवोलेमिया, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मसल क्रैम्प्स, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, ऑक्यूलर इरिटेशन, पोटेंशियल्स फॉर इंजरी, प्रूरिटस इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट द इंटरवेंशन। हमने ये जितने भी प्रॉब्लम लिस्ट देखी है, तो वो प्रॉब्लम पेशेंट को है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सो फर्स्ट है एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड इंसोमिया। ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सो फटीग रिजल्ट्स फ्रॉम अनीमिया एंड बिल्डअप ऑफ वेसिस फ्रॉम द डिजीज किडनी। पेशेंट को एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है एक्टिविटी? सो पेशेंट तो पहले तो अनीमिक हो गया है, सो अनीमिया की वजह से फटीग होगा तो पेशेंट कुछ कर नहीं पाएगा एक्टिविटी। दूसरा रीजन है कि वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है, किडनीज डैमेज है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को फटीग होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा। वी हैव टू प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट पीरियड, सो रेस्ट पीरियड प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना है। टीच द क्लाइंट टू प्लान एक्टिविटीज टू अवॉइड फटीग। पेशेंट को ऐसे बोलना है कि एक्टिविटीज आप ऐसे प्लान करो कि आपको थकान ना महसूस हो, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थकान है तो रेस्ट करो। माइल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रमोट रेस्ट। सीएनएस डिप्रेसेंट्स देंगे, मतलब स्लीपिंग पिल्स इन शॉर्ट देंगे तो पेशेंट को रेस्ट मिल सकता है रात को इंसोमिया के लिए, राइट। फिर है अनीमिया। अनीमिया क्यों होता है? वी नो अनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन बाय डैमेज नेफ्रॉन्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इरिथ्रोपोएटिन ही नहीं होगा तो आरबीसी भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो एचबी भी नहीं होगा। मॉनिटर, वी हैव टू मॉनिटर फॉर डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल, जो ऑलरेडी डिक्रीज होता है। एडमिनिस्टर हेमाटोपोएटिक्स सच एज epoetin alpha or darbepoetin alpha as prescribed to promote maturity of red blood cells. Okay, हेमेटोपोएटिक मेडिकेशंस आती है जो हम आईवी दे सकते हैं, इपोएटिन अल्फा और डार्बिपोएटिन। सो इसमें इरिथ्रोपोएटिन ही होता है, सो हमने डायरेक्टली दे दिया तो एटलीस्ट आरबीसी प्रोडक्शन हो। एडमिनिस्टर फॉलिक एसिड एज प्रिस्क्राइब, फॉलिक एसिड देंगे, आयरन की टैबलेट्स देंगे, एडमिनिस्टर आयरन ओरली एज प्रिस्क्राइब बट नॉट एट द सेम टाइम एज फॉस्फेट बाइंडर्स। यस, पेशेंट को हाइपरकालेमिया हो रहा है, राइट, होता है किडनी डिजीज में, तो हम वो भी कम करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे कि वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट निकाल के बॉडी में से निकाल दे। सो जब फॉस्फेट बाइंडर्स दे रहे हो वही टाइम पे आयरन की मेडिसिन नहीं देनी है, वरना आयरन भी निकल जाएगा उसके साथ बाइंड होके, राइट। सो आयरन और फॉलिक एसिड दोनों देना है, बट आयरन फॉस्फेट बाइंडर्स के साथ नहीं देना है, दोनों के बीच में टाइम डिस्टेंस डिफरेंस रखना है।
एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब बिकॉज कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट्स ऑफ आयरन, जो भी आयरन की टैबलेट लेता है उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, सो उसको ठीक करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर्स भी देंगे। Okay, then note that oral iron is not well absorbed by GI tract in CKD and causes nausea and vomiting. Parenteral iron may be used if iron deficiency persists despite folic acid and oral iron administration. Yes, ये चीज याद रखनी है। अगर पेशेंट को सीकेडी है तो सीकेडी में पेशेंट को आप ओरल दोगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है, राइट। बट सीकेडी में इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब ही नहीं होता है अच्छे से। सो हमें देनी तो पहले ओरल ही है, हमने फॉलिक एसिड दिया, ओरल आयरन एडमिनिस्ट्रेशन दिया, फिर भी पेशेंट अनेमिक है, अभी भी इंप्रूव नहीं हुआ है, देन वी हैव टू गिव द पैरेंटल, बिकॉज ये कॉमन है, ये होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से फिर नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता चल गया कि नहीं हो रहा है एब्जॉर्ब, देन ओरल ही हम बंद करके फिर पैरेंटल आयरन ही देंगे, आईवी से ही देंगे। Administer blood transfusions which are prescribed only when necessary. Acute blood loss, symptomatic anemia, because they decreases the stimulus to produce the RBCs. Okay, पेशेंट को इतना ज्यादा लाइक एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है या सीवियर सिम्टोमेटिक अनीमिया हो गया है तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। अननेसेसरीली हम थोड़ा भी कम हो गया है तो चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, जब बॉडी में आरबीसीज डिक्रीज हो जाते हैं तो बॉडी खुद से एफर्ट्स लेती है नए आरबीसीज बनाने का। बट आप बाहर से उसको दे दोगे तो वो कुछ करेंगे ही नहीं। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, मैं रेडीमेड आपको सब दे दूंगी तो आप कुछ एफर्ट्स लोगे कि हाँ मुझे ये ढूंढना है, मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं। सो बॉडी को भी नहीं मिलेगा, एफर्ट नहीं करेगी। सो अननेसेसरीली ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। लेट द बॉडी डू द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, अगर नहीं हो रहा है तो ही हम करेंगे। Blood transfusion also causes the development of antibodies against human tissues, which can make matching for organ transplantation difficult. Yes, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार करेंगे ना तो उससे एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है अगेंस्ट द ह्यूमन सेल, और फिर अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो लास्ट में रिजेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं बट लास्ट ऑप्शन में रखेंगे हम। देन जीआई ब्लीडिंग कॉमन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिया इज ब्रोकन डाउन बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू अमोनिया। अमोनिया इरिटेट्स द जीआई म्यूकोसा कॉजिंग अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग। आइडियली ये जो यूरिया बिल्डअप हुआ है, यूरिया बिल्डअप होता तो नहीं है रेगुलरली, वो निकल जाता है, बट अभी वो निकल नहीं रहा है, बॉडी में ही है। सो वो यूरिया का क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो हमारी जीआई सिस्टम में जो बैक्टीरियाज है वो यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, बट अमोनिया भी तो निकल तो नहीं रहा है, वहीं पर ही रहेगा। सो धीरे धीरे अमोनिया जीआई लाइनिंग को इरिटेट करना स्टार्ट कर देगा, उसकी वजह से जीआई सिस्टम में अल्सर्स होंगे। अल्सर्स है तो वहां से ब्लीडिंग भी हो सकता है। मॉनिटर फॉर डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, ऑलरेडी वो एनीमिक था, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो और ज्यादा हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा, तो वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। वी हैव टू मॉनिटर स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। व्हाट इज ऑकल्ट ब्लड, न्यू स्टूडेंट्स विल स्पीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑकल्ट ब्लड? Blood in stool. Blood in stool, so it is called as melena. नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको। Yes, blood है stool में but we cannot see through naked eyes, microscopic examination से ही दिखेगा। So that is called as microscopic blood in stool, और जो ग्रॉस ब्लड इन स्टूल है दैट इज मेलिना। सो हमें वो चेक करना है, स्टूल मॉनिटरिंग करेंगे। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज, किडनी से एक्सक्रीट होता है, किडनीज डैमेज है, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, एंड ज्यादा दे दोगे तो उसकी वजह से ब्लीडिंग भी रिस्क बढ़ जाता है। सो इफ एडमिनिस्टर एस्पिरिन टॉक्सिसिटी कैन अकर एंड प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम। एक तो निकल नहीं रहा है, जितना ज्यादा होगा उतना ब्लीडिंग बढ़ाएगा, सो एस्पिरिन नहीं देना है। नेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेस द क्लाइंट विद किडनी डिजीज ऑन कंटिन्यूअस टेलीमेट्री। टेलीमेट्री मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज टेलीमेट्री? आपको ये वर्ड्स आएंगे अभी जो हमने, अब सैटरडे आपका ये टेस्ट है कार्डियोवैस्कुलर में, उसमें बार बार ये टेलीमेट्री वर्ड आएगा। व्हाट इज टेलीमेट्री? आई टोल्ड यू, इन दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम
टेलीमेट्री मतलब कार्डियक मॉनिटरिंग। सो स्पेशल एक यूनिट होता है टेलीमेट्री यूनिट, जहां पर सारे पेशेंट एडमिट होंगे और उनका कार्डियक मॉनिटरिंग चल रहा होगा। जरूरी नहीं है कि पेशेंट अनस्टेबल स्टेबल ऐसा है, बट पेशेंट को जरूरत है, इसीलिए पेशेंट को स्पेशल वहां पर एडमिट किया है। सो टेलीमेट्री मतलब कंटिन्यूअस वी आर मॉनिटरिंग द कार्डियक एक्टिविटी। सो टेलीमेट्री कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटर पर रखना पड़ेगा। द क्लाइंट कैन डेवलप हाइपरकैलेमिया रिजल्टिंग रिस्क फॉर डिसरिथमिया। किडनी वाले पेशेंट को हाइपरकैलेमिया का रिस्क ज्यादा है। हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो उसकी वजह से डिसरिथमिया हो जाएगा, पोटेशियम विल डायरेक्टली अफेक्ट द हार्ट। इसीलिए जो भी पेशेंट सीकेडी वाले हैं आपकी हॉस्पिटल में है तो उसको आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलेगा, बट कार्डियक मॉनिटरिंग पर तो रखना ही पड़ेगा। सो टेलीमेट्री कंटिन्यूअस टेलीमेट्री हमें करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया विच इज कॉमन इन सीकेडी। हाइपरकैलेमिया बहुत सारे रीजंस है। पहला रीजन है तो एक तो किडनी पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। दूसरा रीजन है किडनी पीएच मेंटेन नहीं कर पा रही है। व्हेनेवर देयर इज एसिडोसिस, जितने ऐसा ये याद रखना है, एक रूल है जो याद रखना है। क्या था वो रूल? पीएच सिम्टम एंड पोटेशियम का एक मैंने स्टेटमेंट दिया था, एक जनरल स्टेटमेंट जो याद रखना है आपको, इजी हो जाएगा आपके लिए समझना सब क्वेश्चन। What was that? So goes pH, as goes my patient except potassium। मतलब ये एक लाइन याद रखोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि पीएच इतनी है तो सिम्टम्स ऐसे होंगे, पोटेशियम ऐसा होगा। चलो एक्सप्लेन मी द स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला? दिस इज द स्टेटमेंट, as goes pH so goes my patient except potassium। मतलब चलो, what do you mean by this statement? As goes pH, so goes my patient, except potassium। मतलब जैसे pH जा रही है, फॉर एग्जांपल pH इज डिक्रीजिंग, नॉर्मल है 7.35 टू 7.45, उससे कम हो रही है। सो pH इज डिक्रीजिंग, सो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स भी डिक्रीजिंग तरफ होंगे, सब कुछ कम हो जाएगा, लाइक उसकी कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस सब कुछ कम की तरफ जाएगा। सो सिम्टम्स सारे लो की तरफ होंगे। एंड एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम कैसा होगा? साइन एंड सिम्टम्स भी डिक्रीज की तरफ होंगे, सारे कम की तरफ होंगे। एंड पोटेशियम कैसा होगा? इंक्रीज होगा। सो whenever there is acidosis there is hyperkalemia। so that is also a reason, किडनी डैमेज हो जाती है तो एसिडोसिस होता है, पीएच बैलेंस नहीं होता है, एसिडोसिस होता है, इसीलिए और पोटेशियम इंक्रीज होता है। whenever there is alkalosis so goes pH, as goes my patient, तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, साइन एंड सिम्टम्स सारे ओवर हो जाते हैं। एंड एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम कैसा होगा? हाइपोकैलेमिया होगा। सो ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपको साइन एंड सिम्टम्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पीएच आपने देखी, पीएच से पता चल गया कि पीएच अप या डाउन है, तो साइन एंड सिम्टम्स वैसे होंगे, पोटेशियम भी आप याद कर पाओगे। सो ये स्टेटमेंट याद रखना है। अंडरस्टूड? यस और नो? मैम। ओके, सो ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज हाइपरकैलेमिया इन किडनी डिजीज। So we have to monitor the signs of hypertension or hypotension and the apical heart rate। सीकेडी में हाइपर भी या हाइपो भी दोनों हो सकता है, लाइक हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया की वजह से हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन कुछ भी हो सकता है। सो हम मॉनिटर करेंगे एंड एपिकल हार्ट रेट हमें चेक करनी है। एन इरेगुलर हार्ट रेट कुड इंडिकेट डिसरिथमियाज। अगर हार्ट रेट इरेगुलर है मतलब पेशेंट को डिसरिथमियाज हो गया है। वी हैव टू मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल
An elevated serum potassium level can cause decreased cardiac output, heart block, fibrillation और asystole. पोटेशियम जैसे जैसे कम होगा, अब एलिवेट होगा, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, फिब्रिलेशन हो सकते हैं एंड एसिस्टोल हो सकता है. देयर इज अ फिगर 55.1 जिसमें दिखाया है कि कैसे कैसे अफेक्ट होता है. सो ए बी सी डी 4 फिगर है ईसीजी की. ए फिगर दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल ईसीजी और उसमें पोटेशियम भी नॉर्मल है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अब पोटेशियम इंक्रीज होके 7 तक पहुंच गया. सो यू कैन सी हियर कि टी वेव एलिवेट हो गई है, पी वेव फ्लैट हो गई है. टी वेव नीचे जा रही है, टी वेव एलिवेट हो रही है एंड क्यूआरएस ये पी और आर इंटरवल थोड़ा वाइड हो रहा है. यहाँ का डिस्टेंस देखो और यहाँ का डिस्टेंस देखो, यू कैन सी द डिफरेंस. पी और क्यू पी आर इंटरवल है, यहाँ तक हम आर देखते हैं ऐसे, पी आर इंटरवल यहाँ देखो एंड यहाँ देखो, यू कैन सी द डिफरेंस. तो पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, टी वेव एलिवेट हो रही है. और ज्यादा पोटेशियम एलिवेट हुआ तो टी वेव एलिवेट इतनी ज्यादा हो गई कि धीरे धीरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी वाइड हो रहा है. वाइड होके जितना ऐसा पतला होगा तो उतनी हाइट ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे वाइड हो जाएगा तो हाइट भी उसकी शॉर्ट होती जाएगी. सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो रहा है एंड लास्ट में पोटेशियम लेवल 10 तक पहुंच गया. सो अब वेव्स देखो, पूरा जो वीटी वाला है ऐसा माउंटेन लाइक ऐसा ही हो जाएगा. पी वेव्स आपको दिखेगी ही नहीं, क्यूआरएस कंप्लीटली वाइड हो गया वो भी दिखेगा नहीं, सिर्फ टी वेव ऐसे दिखेगी आपको. यहाँ तक तो पेशेंट पहुंच ही नहीं सकता, जैसे ही 7 हो जाएगा पेशेंट की डेथ हो सकती है. सो 10 तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है. रियल लाइफ सिचुएशन में अगर हम देखें कि पेशेंट की 10 है तो देयर इज नो एनी चांस वी कुड सेव द पेशेंट. 7 में ही डिसरिथमियास वीटी हो जाता है, पेशेंट मर जाता है. आई हैव सीन वन पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, फीमेल पेशेंट was suffering from hyperkalemia. We have tried so much. हम उसको पेशेंट को हम मेडिकेशन दे रहे थे, सब कर रहे थे, बट पेशेंट को इतना ज्यादा हो गया कि वीटी हो गया, पेशेंट डाइड. सो 10 तक तो पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ सिचुएशन में, बट जैसे जैसे पोटेशियम इंक्रीज होता है धीरे धीरे ये चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है. We have to provide low potassium diet. Hyperkalemia है तो for sure low potassium diet. In chapter 11 nutrition में पता है हमने कि कौन से high potassium है तो वो avoid करेंगे. Administer electrolyte binding and electrolyte excreting medication such as oral or rectal sodium polystyrene sulfonate. ये मेडिकेशन है टू डिक्रीज द पोटेशियम. हम ओरली या रेक्टली सोडियम पोलिस्टीरीन सल्फोनेट मेडिकेशन दे सकते हैं जो क्या करेगी, पोटेशियम से बाइंड होकर एक्सक्रीट हो जाएगी. सो पोटेशियम बॉडी में से कम हो जाएगा. नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. क्या दे सकते हैं पोटेशियम के लिए? 50% डेक्स्ट्रोज एंड रेगुलर इंसुलिन IV may be prescribed to shift the potassium into the cells. This is the treatment. We have studied this. Where? कहाँ पर पढ़ा है हमने ये ट्रीटमेंट? पोटेशियम को कम करने के लिए डेक्स्ट्रोज एंड इंसुलिन दोनों देना है. क्यों दोनों देना है? चलो ये रैशनल पता होना चाहिए आपको. Where we have studied this? એમાં પણ ભણ્યા હતા, બીજું પણ ફરી બી ભણ્યા હતા. Online students, give me the rationale. Why we are giving dextrose and insulin? Dextrose भी दे रहे हैं, मतलब ग्लूकोज भी दे रहे हैं, साथ में इंसुलिन भी दे रहे हैं in hyperkalemia. Why? Try to think. You have not studied that, but try to think. We have studied this twice. Okay, but कैसे वो वर्क करता है? How? This is not good. It is written already there. I'm just asking you the detailed rationale. Glucose? Huh. Okay. So why we are giving dextrose? પછી dextrose આનું વધી જાય તો હાઇપરગ્લાઇસેમિક થાય તો પછી dextrose શું કરવાનું? Give me the rationale tomorrow. We have studied twice. 2 बार हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं चलेगा.
So tell me why we are giving insulin and dextrose together in hyperkalemia. I want this reason. Okay. कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं आईवी में बी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी फ्रॉम हाइपरकैलेमिया. हाइपरकैलेमिया की वजह से मायोकार्डियम इरिटेट होता है, तो उसकी इरिटेबिलिटी ठीक करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी में बी प्रिस्क्राइब टू करेक्ट एसिडोसिस, बिकॉज हमें पता है एसिडोसिस की वजह से और पोटेशियम इंक्रीज होगा. किडनीज तो बैलेंस कर नहीं पा रही, तो हम आईवी से भी सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो एसिडोसिस एटलीस्ट बैलेंस हो पाए और कम हो सके. एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब लूप डायूरेटिक्स टू एक्सक्रीट पोटेशियम. लूप डायूरेटिक्स देंगे तो सोडियम पोटेशियम दोनों निकल जाएगा, सो सोडियम ध्यान रखना पड़ेगा. सो वो पोटेशियम तो एक्सक्रीट करेगा बट सोडियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें. अवॉइड पोटेशियम स्पेरिंग मेडिकेशन सच एज स्पाइरोनोलेक्टोन और ट्राइएमिथ्रिन बिकॉज दिस मेडिकेशन विल इंक्रीज द पोटेशियम लेवल. पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है, ऐसा नहीं दे सकते लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन और ट्राइएमिथ्रिन दोनों पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है. तो ऐसा देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम रिटेन हो जाएगा, तो नहीं दे सकते. प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस एज प्रिस्क्राइब. अगर सीवियर हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, हमें डायलिसिस करके ही निकालना पड़ेगा. सो पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस कोई भी हम कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे अदर इंटरवेंशंस फॉर अदर डिसऑर्डर्स. Yes, Yes, ma'am. Okay, so let's start with hypermagnesemia. So whenever there is hypermagnesemia, what we can do? So it results from decreased renal excretion of magnesium. Hypermagnesemia क्यों होता है? मैग्नीशियम निकल नहीं पा रहा है बॉडी में से, इसीलिए हो रहा है. Monitor for cardiac manifestations such as bradycardia, peripheral vasodilation and hypotension. जैसे कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? If calcium increases, so क्या होता है? Calcium affects which organ? मसल्स ओके, मसल. तो मसल एक्टिविटी कैसी हो जाती है इन हाइपरकैल्सीमिया? डिक्रीज डिक्रीज हो जाती है. सो जैसा कैल्शियम का है वैसे ही मैग्नीशियम का है. व्हेनेवर देयर इज हाइपरमैग्नेसिमिया एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. सो कार्डियक के हार्ट इज आल्सो मस्कुलर ऑर्गन, सो ब्रेडिकार्डिया होगा, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होगा एंड हाइपोटेंशन होगा. वी हैव टू मॉनिटर फॉर सीएनएस चेंजेस. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ड्राउजीनेस हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगा पेशेंट. न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस, सो रिड्यूस और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. वीक और एब्सेंट वॉलंटरी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो सब मसल इन शॉर्ट एक्टिविटी वीक हो जाएगी इन हाइपरमैग्नेसिमिया जस्ट लाइक कैल्शियम. सो वो मॉनिटर करेंगे. एडमिनिस्टर लूप डायूरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब टू एक्सक्रीट मैग्नीशियम. हमें मेन तो हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम का एक्सक्रीशन है, बट अदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी वो एक्सक्रीट करता है. सो लूप डायूरेटिक्स देंगे. एडमिनिस्टर कैल्शियम एज प्रिस्क्राइब फॉर रिजल्टिंग कार्डियक प्रॉब्लम्स. ये कार्डियक प्रॉब्लम्स होगा, हार्ट पर अफेक्ट होगा, तो हमें कैल्शियम भी देना पड़ेगा. ऑलरेडी कैल्शियम भी लो हो जाता है तो कैल्शियम देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. अवॉइड मेडिकेशन दैट कंटेन्स मैग्नीशियम such as antacid. Some laxative and enema may also contain magnesium. So जिसमें magnesium है वो मेडिसिन नहीं देनी है. So antacids में magnesium होता है, कुछ laxatives है, enemas है, उसमें भी magnesium होता है, तो वो नहीं देंगे हम. During severe elevation, avoid the food that increases the magnesium level. Food items nutrition के चैप्टर में है, so वो सब कुछ avoid करेंगे. नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फेटेमिया. हाइपोफॉस्फेटेमिया क्यों होता है? एज द फास्फोरस लेवल राइजेस द कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स. हमें पता है फास्फोरस एंड कैल्शियम आर एनिमीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा. दिस लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन कॉजिंग बोन रीमिनरलाइजेशन. ओके, पहला तो हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बंद हो गया है, नहीं हो रहा है, कैल्शियम डिक्रीज हो गया. ऊपर से फास्फोरस लेवल बढ़ रहा है तो और ज्यादा हाइपोकैल्सीमिया होगा. अब बॉडी को पता है कि हाइपोकैल्सीमिया हमारे लिए अच्छा नहीं है, बॉडी को तो बैलेंस करना है. पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा. पैराथायरॉइड हार्मोन का काम क्या है? फास्फोरस एंड कैल्शियम को बैलेंस में रखना. पैराथायरॉइड हार्मोन जितना इंक्रीज होगा उतना ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? चलो, एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट करो. वी हैव स्टडीड दिस. पैराथायरॉइड हार्मोन जितना इंक्रीज होगा कैल्शियम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म क्या हो जाता? श्योर? इंक्रीज થશે श्योर? यस
यस, जितना पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा उतना कैल्शियम ज्यादा। कैसे वो बढ़ाता है? जब हमें हाइपोकैल्सियमिया होता है, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन बढ़ जाता है, वो बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाने ट्राई करेगा, बट वो बढ़ाता कैसे है? बाहर से तो खाता नहीं है, वो बोन्स को वॉश ऑफ करके बढ़ाता है कैल्शियम। सो कैल्शियम तो बढ़ रहा है बट बोन डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम होता है व्हेनेवर द पेशेंट इज हैविंग किडनी डिजीज। कैल्शियम कम हो रहा है, सो उसको बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन, सो बोन डिस्ट्रॉफी हो रहा है ड्यू टू किडनी डिजीज। ट्रीटमेंट इज एम्ड एट लोअरिंग द सीरम फास्फोरस लेवल। हमें कैल्शियम बढ़ाना है, सो बोन भी डीमिनरलाइजेशन कम करना है। सो हम मेन ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फास्फोरस लेवल को डाउन करेंगे, या तो बाहर से कैल्शियम देंगे तो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेशन बंद हो जाएगा, एंड विदाउट पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा कैल्शियम मेंटेन रहेगा, सो बोन डीमिनरलाइजेशन भी नहीं होगा। We have to administer phosphate binders as prescribed with the meals to lower the serum phosphate level. Phosphate binders देंगे जिससे वो phosphorus bind होके बॉडी में से निकल जाए। Administer stool softeners and laxatives as prescribed because phosphate binders are constipating. Phosphate binders की वजह से constipation होता है, तो stool softeners या laxative भी देने पड़ेंगे। Teach the client about the need to limit the intake of food that are high in phosphorus. List is given in chapter 11. So फॉस्फोरस हो ऐसा फूड अवॉइड करना है। ओके, फिर हाइपरटेंशन हो सकता है उसमें। सो इट इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ किडनी टू मेंटेन बीपी होमियोस्टेसिस। किडनी का ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी काम है, रेनिंग अच्छे से काम करता है, बट किडनीज डैमेज हो गई है, सो फ्लूइड ओवरलोड होगा, बीपी एलिवेट भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है। सो हाइपरटेंशन है तो किडनीज अच्छे से बीपी मेंटेन नहीं कर पा रही है। सो वी हैव टू मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर एलिवेटेड बीपी। वी हैव टू मेंटेन फ्लूइड एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड। ओवरलोड की वजह से हो सकता है तो फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सोडियम भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, एंड डायूरेटिक्स या एंटी हाइपरटेंसिव हम देंगे तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिया हो सकता है। सो हाइपरवोलेमिया होता है तब हमें वाइटल साइंस खास करके बीपी चेक करना होगा, इनटेक आउटपुट, डेली वेट चेक करना होगा विच इंडिकेट्स फ्लूइड रिटेंशन। अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लूइड रिटेंशन। we have to monitor for periorbital, sacral and peripheral edema. So आंखों के आसपास एडिमा हो जाता है, सेक्रल एडिमा हो जाएगा, पेरिफेरल हाथ पैर में भी एडिमा हो जाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, हाइपरवोलेमिया में डाइल्यूशनल सब चीजें हो सकती है, सो वो चेक करेंगे। वी हैव टू मॉनिटर फॉर हाइपरटेंशन एंड नोटिफाई पीएचसीपी इफ देयर इज सस्टेन्ड एलिवेशन। फ्लूइड ज्यादा है तो बीपी भी ज्यादा होगा, सो सस्टेन कंटिन्यूअसली एलिवेटेड ही आ रहा है तो फिर पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा। फ्लूइड जितना ज्यादा तो उससे हार्ट फेलियर होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, तो उसके साइंस एंड सिम्टम मॉनिटर करेंगे। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बोथ दिस कंडीशन? रेस्टलेसनेस, हाइटेंड एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएगा पेशेंट, टैकीकार्डिया होगा, डिज्निया होगा, बेसिलर लंग क्रैकल्स, लंग्स के बेसिस में क्रैकल सुनाई देगा, ब्लड टिंग फ्रॉथी स्पुटम हो सकता है, एंड वी हैव टू नोटिफाई द पीएचसीपी अगर हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा के साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। वी हैव टू मेंटेन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाइपरवोलेमिया है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे हम, एंड वी हैव टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, हाइपोनेट्रेमिया हो गया तो सोडियम कहाँ से देंगे? NaCl में से ही देंगे ना जो आईवी फ्लूइड है, बट बहुत केयरफुली देना पड़ेगा बिकॉज हमने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट किया है, वी डोंट वांट फर्दर ओवरलोड, बट हमें सिर्फ सोडियम देना है। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। teach the client to maintain low sodium diet, right? Low sodium because sodium हमने restrict किया है तो वो हमें ध्यान रखना होगा। teach the client to avoid OTC medication without checking with the PHCP। कोई भी खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है OTC, कौन सी किसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगी पता नहीं चलेगा, सो PHCP को पूछे बगैर कोई भी OTC मेडिकेशन नहीं लेनी है। दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया, क्यों होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम हाई फॉस्फोरस लेवल as well as the inability of diseased kidney to activate vitamin D. The absence of vitamin D causes poor calcium absorption from the GI tract. कितना भी कैल्शियम खा ले पेशेंट, विदाउट विटामिन डी वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। We have to monitor the serum calcium level and administer calcium supplements as prescribed also with activated vitamin D. सिर्फ कैल्शियम देने से बात नहीं बनेगी, वी हैव टू एडमिनिस्टर विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी का सप्लीमेंट भी देना होगा बिकॉज किडनी एक्टिवेट नहीं कर पा रही उसको, डायरेक्ट एक्टिवेटेड फॉर्म दो विटामिन डी का एंड देन कैल्शियम दो तो वो एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ कैल्शियम की गोलियां दोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड पेशेंट को बोल सकते हैं हाई कैल्शियम रिच डाइट देना है, वो हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन में देखा था। ओके, नेक्स्ट हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है तो वी हैव टू मॉनिटर फॉर
हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया, राइट? हाइपोटेंशन होगा सो एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टेकीकार्डिया हो जाएगा. मॉनिटर फॉर डिक्रीजिंग इनटेक एंड आउटपुट एंड रिडक्शन इन डेली वेट. सो वेट चेक भी करना है. वेट अगर कम हो रहा है दैट इंडिकेट्स हाइपोवोलेमिया. इनटेक आउटपुट भी चेक करना होगा हमें. डिहाइड्रेशन के लिए चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स चेक करेंगे एंड प्रोवाइड रिप्लेसमेंट थेरेपी बेस्ड ऑन द सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल वैल्यूज. आईवी फ्लूइड भी देंगे साथ साथ में. जो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रोलाइट का भी रिप्लेसमेंट करेंगे. फिर इन्फेक्शन हो सकता है. इन्फेक्शन कैसे होगा? द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, डायलिसिस एक्सेस साइट एंड पॉसिबल माल न्यूट्रिशन. ये पेशेंट, सीकेडी वाले पेशेंट को इन्फेक्शन क्यों होता है? एक तो इम्यूनिटी उसकी सप्रेस हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन, राइट? डायलिसिस कर रहे हैं सो डायलिसिस एक्सेस साइट पेरिटोनियल है या फिस्टुला वाला है, वहां से भी इन्फेक्शन हो सकता है. एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से अच्छे से हमारी इम्यूनिटी प्रोटीन से बनी है. अगर पेशेंट प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट कर देगा, अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी. सो वी हैव टू मॉनिटर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन. Avoid urinary catheters when possible. If used, provide catheter care protocol. जितना हो सके उतना unnecessarily catheter मत करो, because catheter की वजह से कॉटाई होगा, catheter associated urinary tract infection, right? So वो avoid करना है. बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि हमें करना ही पड़ रहा है तो फिर प्रॉपर कैथेटर केयर करो तो इन्फेक्शन ना हो. प्रोवाइड स्ट्रिक्ट एसेप्सिस ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटर इंसर्शन एंड अदर इन्वेसिव प्रोसीजर. अगर कैथेटराइज कर रहे हो या कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करो, वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा. रिस्क ज्यादा है इसको. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फटीग एंड अवॉइड पर्सन्स विद इन्फेक्शन. सो पेशेंट को बोलना है थकान ना हो, ऐसा ध्यान रखिए. एंड जिसको इन्फेक्शन से उससे दूर रहो. सो इन शॉर्ट, सीकेडी वाले पेशेंट में कौन सा प्रिकॉशन हम रख सकते हैं? Which precautions we can take in CKD patient? Precautions of ventilation, neutropenic precaution, राइट? उसको भी इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा थे तो इसमें भी है उसके रिस्क. वो सारे प्रिकॉशंस, जरूरी नहीं कि इतने पॉइंट्स है तो उतना ही काम करना है. न्यूट्रोपोनिक प्रिकॉशन में जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हम ध्यान रखेंगे. We have to administer antibiotic as prescribed, monitoring for nephrotoxic effect. अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा. एंटीबायोटिक हमने देखा था पूरा लिस्ट, बहुत सारी नेफ्रोटॉक्सिक थी. सो वॉच करना है, ओवरडोज ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, तो ध्यान रखना है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ना हो जाए. फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, वो उसमें क्या करेंगे? द किडनीज आर अनएबल टू एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन और मैन्युफैक्चर द बाइकार्बोनेट रिजल्टिंग इन एसिडोसिस. किडनी का हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन में हेल्प था कि अमोनिया से बाइंड होके वो निकल जा रहे थे. अभी तो अमोनिया भी नहीं निकल रहा है तो हाइड्रोजन आयन भी नहीं निकलेंगे, सो एसिड बिल्डअप होता रहेगा. एंड किडनीज बाइकार्बोनेट भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है कि जिससे बैलेंस हो सके, सो उसकी वजह से एसिडोसिस हो रहा है. So we can administer alkalizers such as sodium bicarbonate as prescribed. हम बाहर से फिर सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे जिससे बैलेंस हो सके. सो बाहर से आईवी हम सोडियम NaCO3 देंगे बाहर से. Note that the client with CKD adjust to low bicarbonate level and as a result do not become acutely ill. Okay. अब ये पॉइंट का मतलब क्या है? जिसको CKD है, जस्ट लाइक COPD. COPD में SpO2 लेवल कितना होता है? नॉर्मल. What is the normal value of SpO2? More than 95, right? So 95 to 100. CKD वाले COPD वाले पेशेंट है, उनके लिए हम नॉर्मल क्या कंसिडर कर सकते हैं? 89, 85 समथिंग. यस, 85 से ज्यादा है, मतलब उनके लिए नॉर्मल है. दो इट इज नॉट 95 बट उनके लिए, हमारे लिए वो नॉर्मल है. सो जस्ट लाइक सीकेडी वाले पेशेंट में बाइकार्बोनेट हो नहीं रहा है तो उनका कम नॉर्मल. व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बाइकार्बोनेट? H3CO का वैल्यू क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट 22 to 20. 22 to 28. दिस इज द नॉर्मल वैल्यू. अब उनकी किडनी डैमेज है, इतनी वैल्यू तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, तो उनकी वैल्यू समवॉट कितनी रहती है? लाइक लेस देन 22 रहती है, बट ज्यादा लाइक 18 से थोड़ी ज्यादा होगी या 15 से ज्यादा होगी, बट नॉट नॉर्मल. बट फिर भी उनकी बॉडी अडेप्ट कर लिया है इतने बाइकार्बोनेट में. सो दो दे आर हैविंग लो बाइकार्बोनेट, उनके कोई एसिडोसिस के साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे. उनकी बॉडी ने ये अडेप्ट कर लिया है कि हमारी बॉडी में इतना ही है.
सो धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स, थोड़ा जो एसिडिक एनवायरमेंट होता है, इतने बाइकार्बोनेट में थोड़ा एसिडिक एनवायरमेंट तो होगा ही बॉडी में, सो उनके बॉडी के सारे सेल्स ने, सारे ऑर्गन्स ने इतना एसिडिक एनवायरमेंट अडेप्ट कर लिया कि हमारे लिए ये ही नॉर्मल है। सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमें याद रखना है कि सीकेडी वाले पेशेंट में बाइकार्बोनेट ऑब्वियसली लो होगा, नहीं नॉर्मल तो होगा ही नहीं, और उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दे विल नॉट बिकम एक्यूटली इल। हाँ, अगर ये इससे भी कम हो जाता है, लाइक सीओपीडी में 85 से भी कम हो जाता है, देन उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी इससे भी कम हो जाएगा तो उसको फिर बीमारी हो जाएगी एसिडोसिस की, बट इतने तक के लिए तो उसके बॉडी को कुछ असर नहीं होगा। सो दिस इज normal for the CKD patient. Understood? Yes or no? Okay. Then Yes, muscle, हाँ, muscle cramps होंगे CKD में. So occurs from electrolyte imbalance and effect of uremia on peripheral nerves. एक तो electrolyte imbalance हो रहा था, hypocalcemia, hypomagnesemia, so वो डायरेक्टली मसल्स को अफेक्ट करेंगे. So एक तो उसकी वजह से हो रहा है, एंड दूसरा कि जो पेरिफेरल नर्व्स है उसमें यूरेमिया की इफेक्ट देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है. सो वी हैव टू मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल and administer electrolyte replacement and medications to control the cramps as prescribed. So मसल एक्टिविटी कम बढ़ जा रही है बिकॉज हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है, सो हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना होगा, एंड मसल क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिकेशन देंगे, लाइक मसल रिलैक्सेंट्स हम दे सकते हैं. एडमिनिस्टर हीट एंड मसाज एज प्रिस्क्राइब, वहां पर हीट एप्लीकेशन कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, तो पेशेंट को अच्छा लगेगा. न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में क्या कर सकते हैं? द बिल्डअप ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स इन फ्लूइड causes changes in the brain cells and leads to confusion, impairment in decision making ability. ये जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप हो रहा है, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी चली जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ पुअर हो जाएगा. Peripheral neuropathy results from the effect of uremia on peripheral nerves. Tell me, what is peripheral neuropathy? What is peripheral neuropathy? What do you mean by neuropathy? हमने ये पढ़ा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, ये पढ़ा है. ये वर्ड न्यूरोपैथी इज नॉट न्यू फॉर यू. सो आगे एक वर्ड चेंज हुआ है. टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल न्यूरोपैथी? चलो, टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटिक न्यूरोपैथी? ओके, ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से नर्व्स डैमेज हो रही थी, तो पेशेंट को सेंसेशन और वो सब नहीं आ रहा था, पेशेंट को इंजरी होती थी तो भी पता नहीं चलता था, राइट? सो हियर इट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्टिंग फ्रॉम यूरेमिया. सो क्या हो रहा है? यस, सो ड्यू टू एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट पेरिफेरल नर्व से वो डैमेज हो गई है, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा इसमें. ओके, मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉर कंफ्यूजन, बिकॉज पेशेंट का कॉन्शियसनेस कम होता जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. मॉनिटर फॉर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम विच इज ऑल्सो कॉमन ड्यूरिंग डायलिसिस ट्रीटमेंट. पेशेंट को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाएगा, एंड डायलिसिस की ट्रीटमेंट चल रही है तब भी वो कॉमन है. व्हाट इज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम? You have seen such patients? Okay, like उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नहीं होता है, बट कुछ लोगों को आदत होती है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखा है कोई पर्सन है बहुत एंशियस है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो बाहर बैठा हुआ उसको देखा है? कुछ लोगों को रैंडमली भी आदत होती है बार बार ऐसे पैर हिलाने की. हाँ, सो उसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. ये पर्सन जो आदत होती है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट उसका ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है. इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि उसके नर्व्स लाइक ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट
अपने आप वो हो ही जा रहा है, लेग वो मूवमेंट हो ही जा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सो वो पेशेंट को होगा, जब डायलिसिस करवा रहा है तो भी वो पेशेंट ऐसे पैर हिलाता ही रहेगा। सो टीच द क्लाइंट टू एग्जामिन द एरियाज ऑफ डिक्रीज सेंसेशन फॉर साइंस ऑफ इंजरी। नर्व्स डैमेज हो रही है, सो पेशेंट को सेंसेशंस नहीं आएंगे, सो पेशेंट को बोलना है कि जहां पर सेंसेशन डिक्रीज हो गया है वो एरिया आइडेंटिफाई करो, एंड वहां पर इंजरी तो नहीं है वो ध्यान रखो। ऐसे पेशेंट्स को हॉट वाटर बाथ नहीं लेना चाहिए, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा पानी कितना गर्म है, बर्न्स हो जाएंगे बट पेशेंट को सेंसेशन नहीं होगा। सो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी, पेशेंट को सिखाना होगा। देन नेक्स्ट हमने देखा ऑक्यूलर इरिटेशन। ऑक्यूलर मतलब रिलेटेड टू आईज है, क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिट इन द कंजक्टिवा कॉजिंग बर्निंग एंड वाटरी ऑफ आईज। कंजक्टिवा है, वहां पर कैल्शियम डिपोजिट हो रहा है, सो उसकी वजह से बर्निंग हो रहा है आंखों में एंड वाटरी पानी निकल रहा है आंखों में से। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस टू कंट्रोल द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल एज प्रिस्क्राइब। हमें मेडिकेशंस देनी है, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया है बट पीटीएच कैल्शियम को बोन्स में से निकाल निकाल कर बॉडी में बढ़ा रहा है, हमें वो नहीं निकलना, हमें बाहर से लेना है कैल्शियम, बोन्स का बोन्स के लिए है, ब्लड के लिए नहीं है। सो वो एक्सेसिव कैल्शियम या फॉस्फोरस लेवल, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हमें मैनेज करना होगा, फॉस्फेट एक्स्ट्रा निकालना होगा, बाहर से कैल्शियम देंगे तब बोन्स में से निकलना बंद होगा। एंड वी कैन एडमिनिस्टर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं एंड प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम इंजरी। इंजरी मतलब क्यों, बिकॉज आईज में प्रॉब्लम है, उसको दिखेगा नहीं तो गिर जाएगा, इंजरी हो जाएगी तो और प्रॉब्लम होगा, सो पेशेंट को इंजरी से बचाना होगा। फॉल रिस्क ज्यादा है whenever there is ocular irritation. Next, potential for in, so उसमें क्या है, the client is at risk for fracture caused by alteration in absorption of calcium, excretion of phosphate and vitamin D metabolism. पेशेंट को बोन्स के फ्रैक्चर के रिस्क ज्यादा है, क्यों, बिकॉज एक तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, खा नहीं पा रहा है पेशेंट, बोन्स में से निकल रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो पोटेशियम बॉडी में बढ़ रहा है तो वो बोन्स में से कैल्शियम को निकलवा रहा है, राइट। एंड विटामिन डी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा नहीं, सो ये सारे रीजन की वजह से इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि पीटीएच बढ़ रहा है तो पीटीएच बोन्स को पोरस बना रहा है, राइट। सो उसकी वजह से पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे, थोड़ा भी गिर जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा। सो पेशेंट को हमें सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि वो गिर ना जाए, अगर गिर जाएगा तो फिर फ्रैक्चर होगा ही उसको। सो वी हैव टू अवॉइड इंजरी। टिश्यू ब्रेकडाउन कॉजेज इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, ओके। अगर पेशेंट गिर गया, इंजरी हो गई, जैसे इंजरी होगी, सेल इंजरी होती है, सो सेल का इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम सेल के अंदर रहता है, जहां कहीं पे भी सेल डैमेज होगा, इंजरी होगी, पोटेशियम सेल में से बाहर आ जाएगा, सो अगेन हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, रिस्क होता है। सो इंजरी बने उतना अवॉइड करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रूरिटस। प्रूरिटस मतलब इचिंग। सो इचिंग होगा, सो उसके लिए क्या करेंगे, टू रीड द बॉडी ऑफ एक्सेस वेस्ट द यूरेट क्रिस्टल्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्क्वीज कॉजिंग प्रूरिटस। किडनी तो नहीं निकाल पा रही है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, स्वेट के साथ साथ जितना हो सके उतना वो ट्राई करेंगे वेस्ट को बाहर निकालने का, बेस स्किन के कांटेक्ट में आएगा, सो पेशेंट को बहुत खुजली होगी। एंड द डिपॉजिट ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स दैट इज यूरेमिक फ्रॉस्ट वी हैव डिस्कस्ड अकर्स इन एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। जैसे किडनी डिजीज और प्रोग्रेस होगा, वो किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्वेट से बाहर निकल रहा है, जैसे ही स्वेट सूख जाएगा पूरा एक लेयर जम जाएगा पेशेंट की बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड एज यूरेमिक फ्रॉस्ट। एक क्रिस्टल पूरा यूरिक का जमा हो जाएगा, सो वो हमें देखना होगा, वो होता है। मॉनिटर फॉर स्किन ब्रेकडाउन, रैश एंड यूरेमिक फ्रॉस्ट। पेशेंट को किडनी डिजीज होगा, सो वो यूरेमिया के कांटेक्ट में स्किन आएगी तो स्किन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे एंड यूरेमिक फ्रॉस्ट भी हमें देखने को मिलेगा स्किन पर, पूरी व्हाइट कास्ट हो जाती है स्किन पर। प्रोवाइड मेटिक्यूलस स्किन केयर एंड ओरल हाइजीन। ऐसे पेशेंट को अच्छे से प्रॉपर स्किन केयर देनी है, ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन करनी है एंड अवॉइड द यूज ऑफ सोप। सोप से और ड्राई हो जाएगी स्किन, ऑलरेडी ड्राई हो रही है, बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, तो सोप यूज नहीं करना है। एंड एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामाइन्स एंड एंटीप्रूरिटिक्स एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव द इचिंग। इचिंग को ठीक करने के लिए एंटीहिस्टामाइन और एंटीप्रूरिटिक मेडिकेशन या लोशन कुछ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। टीच द क्लाइंट टू कीप नेल्स ट्रिम्ड टू प्रिवेंट द लोकल इन्फेक्शन फ्रॉम स्कैचिंग। अब पेशेंट को प्रूरिटस होगा तो वो खुजाता ही रहेगा, नेल्स बड़े बड़े होंगे, सो और ज्यादा फिर इन्फेक्शन और इंजरी होने के चांसेस है, तो पेशेंट के नेल्स हमें बोलना है कि ट्रिम करके रखो, लंबे लंबे नेल्स ना रखो, तो आप अगर खुजाओ तो प्रॉब्लम ना हो। देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, दिस इज द लास्ट 18th प्रॉब्लम।
Listen to the client's concern to determine how the client is handling the situation. Client के problems सुनो, कैसे वो situation को handle कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सुनो, अच्छे से शांति से सुनो. Allow the client time to mourn the loss of kidney function. Patient को time दो, because उसका किडनी फंक्शन चला गया है, वो शोक में है, तो उसको शोक मनाने के लिए थोड़ा टाइम दो. With client permission, include the family members in discussion of the client's concern. Okay. अगर क्लाइंट को पहले परमिशन लेनी है कि आपके फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स जो भी है, चाइल्ड, उनको इंक्लूड करना है, आपके ये जो कंसर्न्स है उनको भी पता होने चाहिए. सो इफ यू वांट टू इंक्लूड योर फैमिली मेंबर्स इन द डिस्कशन, वी कैन इंक्लूड. सो पेशेंट की परमिशन लेके उसके फैमिली मेंबर्स को डिस्कशन में इंक्लूड करना है, तो उन्हें भी पता चले. Provide education about the treatment option and supports the client decision. Yes. पेशेंट को एजुकेशन दे सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है. उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन दो ही है, डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन. राइट, ट्रांसप्लांटेशन तो इमीडिएटली होने वाला नहीं है, तो डायलिसिस हो सकता है. सो वो हम दिखाएंगे उसको, एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा. सो वो सब हम सिखाएंगे पेशेंट को, एंड जो भी पेशेंट का डिसीजन होगा हमें उसको सपोर्ट करना है. Elderly clients with CKD may progress slowly towards ESRD और require dialysis. Okay. जैसे elderly patient है तो उनका धीरे धीरे सीकेडी प्रोग्रेस करके ईएसआरडी में ही चला जाएगा, और उनको तो कंपल्सरी डायलिसिस ही लगेगा. लाइक दे हैव नो अदर ऑप्शन, एंड क्लाइंट मे डिसाइड ऑन नो ट्रीटमेंट एंड ऑप्ट फॉर एंड ऑफ लाइफ केयर. समटाइम्स पेशेंट ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि उनको कुछ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस दे वांट टू एंड देयर लाइफ. एंड ऑफ लाइफ केयर ही वो लाइक डिसाइड करते हैं. सो वो पेशेंट के लिए, मतलब वो जो भी डिसीजन ले वो हमें सपोर्ट करना होगा. एंड ऑफर इंफॉर्मेशन अबाउट सपोर्ट ग्रुप्स. देयर आर सो मेनी एनजीओ सपोर्ट ग्रुप्स, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो. वहां पर सेम टाइप्स ऑफ पेशेंट होंगे, तो उनकी भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो. दिस इज द साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. Understood? Yes or no? Okay. Yes. Now let's start. Next condition, that is uremic syndrome. हमने अभी देखा यूरेनिया क्या है, तो उसकी वजह से ग्रुप ऑफ साइनल सिम्टम्स दिख रहे हैं. सो दैट इज द सेम. Systemic clinical and laboratory manifestation of severe or ESRD due to accumulation of nitrogenous waste product in the blood caused by kidneys inability to filter out this waste product. इतना लंबा करके दिया है, किडनी अच्छे से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल नहीं पा रही है, वो ब्लड में बढ़ गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे साइनल सिम्टम्स दिखेंगे. दैट इज कॉल्ड एज यूरेमिक सिंड्रोम. साइनल सिम्टम्स क्या होंगे? तो एक तो ओलिग्यूरिया है, किडनी डिजीज है, इसीलिए प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, आरबीसीज एंड कास्ट इन यूरिन. यूरिन के अंदर प्रोटीन होगा, आरबीसीज होगा, कास्ट भी होगा. देन एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन द यूरिन. ये यूरिन में सब कुछ एलिवेटेड होगा. हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड स्टेटस. हाइपो हाइपर दोनों हो सकता है. Alteration in the level of consciousness due to build-up of waste product, consciousness कम हो जाएगी. Electrolyte imbalance हो सकता है. Uremic stomatitis हो सकता है due to excessive वो अल्सर्स हो जाएगा. Nausea, vomiting होगा. Diarrhea या तो constipation होगा, कोई भी हो सकता है, कुछ भी. Interventions हम क्या कर सकते हैं? Monitor for vital signs or for hypertension, tachycardia and irregular heart rate. हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, टेकीकार्डिया है कि नहीं, इरेगुलर हार्ट रेट है या नहीं, वो हम चेक करेंगे. मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या है वो चेक करेंगे. वी कैन नॉट क्योर द ट्रीटमेंट, राइट. हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करना है. जो भी इम्बैलेंस हुआ है वो हम ठीक कर सकते हैं, राइट. मॉनिटर इनटेक आउटपुट एंड फॉर ओलिग्यूरिया है कि नहीं, कितना है यूरिन आउटपुट, वो चेक करेंगे. प्रोवाइड अ लिमिटेड बट हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट एज प्रिस्क्राइब. प्रोटीन रीच नहीं देना है, जितना भी ले रहे हो रेस्ट्रिक्टेड, बट वो अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ने बोला है कि डेली 2 ग्राम ही देना है. जो 2 ग्राम दे रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन देना है. Provide a limited sodium, nitrogen, potassium and phosphorus diet as prescribed. So sodium restricted, nitrogen, potassium restricted, phosphorus restricted diet देना है. Assist the client to cope with body image disturbances caused by uremic syndrome. Uremic syndrome की वजह से स्किन पे भी कैसा हो रहा था, फॉस्ट फॉर्मेशन हो रहा था. सो बॉडी इमेज पूरी डिस्टर्ब हो जाती है. ऐसे पेशेंट की स्किन भी डार्क हो जाती है थोड़ी. सो बॉडी में चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए पेशेंट को हेल्प करो कि वो कोप अप कर सके कि दिस इज द सिचुएशन, द पेशेंट हैज टू एक्सेप्ट दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो उसमें पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके.
नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस. व्हाट डू यू मीन बाय हीमोडायलिसिस? हाँ, सो व्हाट इज डायलिसिस? Online students, tell me what is hemodialysis? What do you mean by hemodialysis? This is lengthy topic. आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे. What is hemodialysis? Okay. लंग्स का काम है ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करना, CO2 निकालना. हार्ट का काम है पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना. किडनीज का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, मतलब जो वेस्ट है उसको फिल्टर करना. किडनीज काम नहीं कर रही है, सो देयर इज अ मशीन व्हिच विल डू द वर्क ऑफ किडनी. सो हीमोडायलिसिस मतलब सिंपली फिल्ट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड. हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस क्यों अलग अलग है? हीमो मतलब हम आर्टरीज और वेन्स में, लाइक वेन को और आर्टरी को फिस्टुला करके कनेक्ट करके वहां से ब्लड निकाल रहे हैं और वहां पर ही एडमिनिस्टर करेंगे. पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी से हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. सो हीमोडायलिसिस डायरेक्टली ब्लड निकाल कर हम कर रहे हैं, दैट इज हीमोडायलिसिस. So hemodialysis is an intermittent renal replacement therapy involving the process of cleaning the client's blood. ये इंटरमिटेंट क्यों है? कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी हमने देखा था, CRRT. उसमें कंटिन्यूअसली पेशेंट एक मशीन पर होता है जिसमें ब्लड प्योरिफिकेशन चलेगा. हीमोडायलिसिस इज एन इंटरमिटेंट. हफ्ते में 2 या 3 बार डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी पेशेंट ब्लड क्लीनिंग के लिए जाता है हॉस्पिटल में. क्लीनिंग हो जाता है, फिर पेशेंट घर पे आ जाता है. सो इट इज OPD बेस्ड प्रोसेस. पेशेंट एडमिट नहीं होता है, सिंपली जाके क्लीनिंग करवा के वापस आ जाता है. सो इट इज इंटरमिटेंट प्रोसेस in which there is a cleaning of blood. It involves the diffusion of dissolved particles from one fluid compartment into another across a semi-permeable membrane. The client's blood flows through one fluid compartment of dialysis filter and the diacylate in other fluid compartment. Okay. इसमें क्या होता है? ऐसा आपने देखा होगा डायलिसिस. कभी आपने देखा है प्रॉपरली, लाइक डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस हो रहा है, वो कैसे सेटअप करते हैं, ऐसा देखा है? नो. ओके. उनके पास एक बैग जैसा होता है व्हाइट कलर का जिसमें सॉल्यूशन होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर होता है, डायसिलेट होता है. सो सब पेशेंट में वो चेंज करना पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन ये 2 कंपार्टमेंट है, एक एंड 2 कंपार्टमेंट है. देयर आर 2 कंपार्टमेंट. तो देयर आर 2 कंपार्टमेंट. ऐसे मशीन के अंदर 2 कंपार्टमेंट, राइट. पेशेंट का ब्लड हमने निकाला और वो ऐसे फ्लोट होके निकलेगा बाहर, ऐसे फिर वापस से पेशेंट में चला जाएगा. सो जब ये ब्लड मूव होता है, ये 2 कंपार्टमेंट में, फर्स्ट कंपार्टमेंट में सारा जो फ्लूइड है, जो अननेसेसरी पार्टिकल्स है, वो डिसॉल्व हो जाएगी. एंड सेकेंड कंपार्टमेंट है, वहां पर हमने जो डायसिलेट लगाया है अदर फ्लूइड कंपार्टमेंट, वहां से जाके जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब डबल मेम्ब्रेन, डबल फिल्ट्रेशन होगा. जैसे ही ब्लड यहाँ पर पहुंचेगा, जो अननेसेसरी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड. डायलिसिस में हमें जब भी डायलिसिस करते हैं तो पेशेंट का पहले वेट करना होता है, बाद में वेट करना होता है, पहले बीपी लेना होता है, बाद में बीपी लेना होता है. क्यों? बिकॉज समटाइम्स डायलिसिस में अगर ज्यादा फ्लूइड निकल गया तो प्रॉब्लम, फ्लूइड ऐड हो गया तो भी प्रॉब्लम. सो यहाँ पर एक अननेसेसरी फ्लूइड, जो फ्लूइड है, डिसॉल्व पार्टिकल्स फ्रॉम वन फ्लूइड कंपार्टमेंट मूव फ्रॉम अनदर. सो पेशेंट की ब्लड में से वहां से निकलकर बाहर की तरफ चले जाते हैं. जो एक्सेस फ्लूइड है या अदर पार्टिकल्स है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. जो डायलिसिस की मशीन है वो सेमी परमिएबल होती है, इजिली इन एंड आउट मूवमेंट हो सकती है. हाँ, अगर पेशेंट के ब्लड में कुछ कम है तो वहां से एक्स्ट्रा जो है सेकेंड टाइम यहाँ पर जाएगा डायसिलेट में. तो डायसिलेट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और वो सब ऐड किया होता है. अगर पेशेंट के ब्लड में कम होगा तो वो ऐड हो गए, पेशेंट के ब्लड में ज्यादा होगा तो निकल जाएंगे. सो दैट इज वाई दोनों मेम्ब्रेन से पसार होके ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो इजीली इन एंड आउट पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, फिर वो वहां से निकलकर फिर पेशेंट की बॉडी में जाएंगे. अंडरस्टूड? तो विदाउट डायसिलेट डायलिसिस नहीं हो सकता है. डायसिलेट मतलब आपने, अगर आपका कोई फ्रेंड है, या यू कैन गूगल इट, ऐसा व्हाइट कलर का आता है पाउच जैसा जो उनको फिट करना होता है. एंड फिर आफ्टर नेक्स्ट पेशेंट जब आएगा तो डायसिलेट उनको चेंज करना पड़ता है. सो हर पेशेंट के लिए नया डायसिलेट होता है जो ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा. ओके. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ डायलिसिस. हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस का क्या काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शन?
So first function है it cleanses the blood of accumulated waste product. So blood के अंदर जो waste product है वो clean करना एक तो इसका काम है. दूसरा, removes the byproduct of protein metabolism such as urea, creatinine, uric acid, ammonia. ये सारे नाइट्रोजिनस इन शॉर्ट जो प्रोटीन में से निकलते हैं वो सब निकालना भी उसका काम है. इट रिमूव्स एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स. अगर बॉडी फ्लूइड एक्सेस है, ब्लड के अंदर ज्यादा पानी है, तो वो भी निकलने का उसका काम है. एंड मेंटेन्स और रिस्टोर्स द बफर सिस्टम ऑफ बॉडी. अब पेशेंट की बॉडी में बाइकार्ब तो था नहीं, किडनीज नहीं कर रही थी, तो वो मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है, ऐड भी करता है बफर सिस्टम. सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड करके देगा डायलिसिस. एंड करेक्ट्स द इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन द बॉडी. कम था तो अंदर ब्लड के अंदर भेजेगा, ज्यादा है तो ब्लड में से निकालेगा. सो वो भी करेक्शन कर सकता है ये हीमोडायलिसिस. ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस वर्क कैसे करता है ये हम देखेंगे. चलो, द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थिन पोरस सेलोफेन. सेलोफेन एक मटेरियल है, मेम्ब्रेन का मटेरियल है कि सेलोफेन से बना हुआ होता है. सो जो डायलिसिस की जो मेम्ब्रेन है वो एकदम सेमी परमेबल है, मतलब इजीली इन एंड आउट मूवमेंट हो पाएगी. वो एकदम थिन और पोरस, छोटे छोटे होल्स वाली सेलोफेन से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है. The pore size of membrane allows small particles to pass through, such as urea, creatinine, uric acid, and water molecules. Yes, ये जो pore size है वो इतने छोटे होते हैं कि वो छोटे पार्टिकल्स ही अलाउ करेंगे. अगर देर इज सो लार्ज, मतलब बहुत लार्ज पोर्स होंगे तो उसमें से ब्लड सेल्स भी निकल सकते हैं. सो डिपेंड, साइज के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी. सो पोर्स की साइज इतनी छोटी छोटी है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली निकल कर, ब्लड में से निकल कर वहां पर चले जाएंगे. प्रोटीन, बैक्टीरिया एंड सम ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स, राइट. ये बहुत बड़ी चीज है, वो छोटे छोटे पोर्स में से नहीं जा पाएंगे. अगर बड़े पोर्स होते तो ये सब भी निकल जाता, बट ये बड़े छोटे पोर्स में से ये चीजें नहीं निकल पाएगी. दिस आर टू लार्ज थिंग्स to pass from that pores. The client's blood flows into the dialyzer. The movement of substance occurs from the blood to the diacylate by the principle of osmosis, diffusion and ultrafiltration. जैसे ही पेशेंट का ब्लड डायलाइजर में आएगा, वहां पर मूवमेंट होगी. जो पेशेंट की ब्लड के जो सब्सटेंसेस है वो सारे डायसिलेट में चले जाएंगे, डायलिसिस मशीन में चले जाएंगे, राइट. कैसे जाएंगे? ऑस्मोसिस की मदद से जाते हैं, डिफ्यूजन की मदद से जाते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ऑस्मोसिस मतलब जहां पर कॉन्सेंट्रेशन, द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल्स मूव होंगे फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब डबल मेम्ब्रेन, डबल टाइम फिल्ट्रेशन होगा. सो दिस आर द प्रिंसिपल्स कि जिससे फ्लूइड मूव होता है, शिफ्ट होता है. लिखा है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड across the semi-permeable membrane from an area of low concentration of a particles to an area of high concentration particles. So इतना याद रखना है. ऑस्मोसिस में क्या मूव होता है? पानी मूव होता है, राइट. ऑस्मोसिस देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. कैसे मूव होगा? जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से मूव होके हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा. डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव होता है, नॉट द फ्लूइड. सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम high concentration to low concentration, right. Particles move हो रहे हैं. Ultrafiltration is the movement of fluid across the semi-permeable membrane as a result of artificially created pressure gradient. So ultrafiltration double time filter होगा. इसमें ऐसा नहीं है कि high concentration, low concentration, ऐसा नहीं है. प्रेशर हमने क्रिएट किया है, वो प्रेशर की मदद से फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है जहां पर भी हमें करना है. सो दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ये प्रोसेस की मदद से ब्लड पूरा प्योरीफाई हो जाता है डायलिसिस मशीन में. नेक्स्ट इज डायसिलेट बाथ. जो डायसिलेट होता है उसकी बात हो रही है. सो अ डायसिलेट बाथ इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स. जो आप देखोगे व्हाइट कलर का जो मैंने देखा है, हमने बोला उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है. so, जो डायसिलेट बाथ है उसके अंदर पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. द डायसिलेट need not to be sterile because bacteria and viruses are too large to pass through the pores of semi-permeable membrane. However, the diacylate must meet a specific standard and water is treated to ensure a safe water supply. Yes, diacylate जो हम यूज करते हैं वो क्लीन होगा तो भी चलेगा, स्टेराइल नहीं होना चाहिए, राइट. स्टेराइल एंड क्लीन इज डिफरेंट.
स्टेराइल में प्रॉपर उसका स्टेरिलाइजेशन होता है ऐसा, बट ऐसा नहीं है तो भी चलेगा। क्यों? बिकॉज उसमें कोई चांस ही नहीं है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आ सके, बिकॉज उसके जो पोर्स है वो इतने छोटे हैं कि बैक्टीरिया एंड वायरस उसमें से पास नहीं हो सकते। सो स्टेराइल नहीं है तो चलेगा, क्लीन, हाँ बट क्लीन होना चाहिए, लाइक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, अच्छे से मैनेज किया हुआ, नॉट एक्सपायर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करना है। एंड जो उसके अंदर वाटर भी होता है वो अच्छा होना चाहिए, सेफ वाटर सप्लाई वाला। फिर वाटर ही गंदा हो तो फिर वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है। सो ये डायसिलेट ऐसा होता है, सिंपल। अब इंटरवेंशन, जब भी पेशेंट डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करवा रहा है तो इंटरवेंशन क्या करेंगे? मॉनिटर वाइटल्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायलिसिस। वाइटल्स चेक करने होते हैं, खास करके ब्लड प्रेशर। बिफोर डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस भी चेक करना है, आफ्टर डायलिसिस भी करना है। The client's temperature may elevate because of slight warming of blood from the dialysis machine. Notify the PHCP about excessive temperature elevation because this could indicate sepsis requiring blood culture to be collected. जो पर्सन डायलिसिस करवा रहा है उसका बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली एलिवेट होगा। क्यों होता है? रीजन क्या है? बिकॉज वो ब्लड डायलिसिस मशीन में जा रहा है, सो वहां से वो वार्म होके आ रहा है। कोल्ड ब्लड हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो मशीन ही वार्म करती है। हमने देखा है जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पर लाके हम करते हैं, कोल्ड ब्लड डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, तो मशीन ही वार्म कर देती है उसको। एंड वार्म ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से पेशेंट थोड़ा स्लाइटली टेम्परेचर एलिवेट होगा। हाँ बट ज्यादा एलिवेशन है, इट इंडिकेट्स देयर इज इन्फेक्शन, सेप्सिस हो गया है, ब्लड कल्चर करना पड़ेगा। सो अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली हमें पीएचसीबी को नोटिफाई करना होगा। Monitor lab values, specifically BUN, creatinine and CBC count before, during and after dialysis. So patient का ब्लड का सैंपल लेंगे बिफोर डायलिसिस, ड्यूरिंग डायलिसिस एंड आफ्टर डायलिसिस। सो हमें BUN, क्रिएटिनिन, CBC काउंट और वो सब पता चले। इन इंडिया इट इज नॉट, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं करते हैं हम। बिफोर करते हैं एंड आफ्टर करते हैं, ड्यूरिंग कोई नहीं करता है, but we can do this. Assess the client for fluid overload before dialysis and fluid volume deficit following the dialysis. Yes, फ्लूइड शिफ्ट होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। सो पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस चेक करना है बिफोर डायलिसिस एंड आफ्टर डायलिसिस, खास करके चेक करना है। वेट द क्लाइंट कैसे चेक करेंगे? सो बाय वेट द क्लाइंट बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस टू आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द फ्लूइड लॉस। Note that the client will not urinate or will urinate small amount, maybe less than 30 ml per hour. Yes. किडनीज का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट बनाना, दैट इज यूरिन बनाना, और फिर वो यूरिन निकालना। बट हमने तो ऑलरेडी डायलिसिस से वो काम कर दिया है, तो किडनी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। सो पेशेंट, ये चीज नॉर्मल है। आफ्टर डायलिसिस पेशेंट विल नॉट यूरिनेट, या तो यूरिन करेगा तो इतना कम होगा कि 30 से भी कम होगा। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम आफ्टर डायलिसिस, बिकॉज किडनी को अभी क्या काम करना है? क्या फिल्टर करेगा? किडनी ऑलरेडी फिल्ट्रेशन तो हो गया है, तो यूरिन प्रोडक्शन नहीं होगा, होगा तो भी बहुत कम। Assess the patency of blood access device before, during and after dialysis. Yes, blood access मतलब फिस्टुला की बात हो रही है, तो जहां से हम ब्लड निकाल रहे हैं, सो उसकी पेटेंसी चेक करनी है कि वो ओपन है या नहीं। बिफोर डायलिसिस भी करना है, ड्यूरिंग डायलिसिस भी करना है, आफ्टर डायलिसिस भी उसकी पेटेंसी चेक करनी है। मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग. Heparin is added to the dialysis blood tubing to prevent the clot from forming in the dialyzer or the blood tubing. Okay. जब डायलिसिस होता है ना पेशेंट का, तो जो उसकी ट्यूबिंग होती है वो हिपेरिन कोटेड होती है। क्यों? बिकॉज ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है, क्लॉट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो ऑलरेडी वो हिपेरिनाइज होता है, हिपेरिन ऑलरेडी ऐड किया होता है उसमें। सो अगर वो ही ब्लड पेशेंट के अंदर जाएगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क है। सो वो हमें खास चेक करना होगा, ब्लीडिंग का रिस्क चेक करना है। उसके पीछे का रैशनल ये है कि हिपेरिन ऑलरेडी ऐड किया होता है। क्यों ऐड करते हैं? वी वांट टू प्रिवेंट द क्लॉट फॉर्मेशन। सो इसीलिए हिपेरिन ऑलरेडी ऐड किया था, इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। मॉनिटर फॉर हाइपोवोलेमिया ड्यूरिंग डायलिसिस व्हिच कैन अकर फ्रॉम ब्लड लॉस और एक्सेसिव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिमूवल। यस, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया था, डायलिसिस करते वक्त बहुत ज्यादा ही फ्लूइड निकल गया तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। तो वो भी ध्यान रखना है कि हाइपोवोलेमिया तो नहीं हुआ है ना। बीपी चेक करना है, फ्लूइड स्टेटस चेक करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, द क्लाइंट मे ईट बिफोर और ड्यूरिंग डायलिसिस। ऐसा कुछ नहीं है कि जब डायलिसिस चल रहा है तो पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकता।
प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, खा डायलिसिस पहले भी खा सकता है, जब डायलिसिस ऐसे चल रहा होता है तब भी पेशेंट शांति से बैठकर खा सकता है, पी सकता है, कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट कोपिंग मैकेनिज्म, एनकरेज इंडिपेंडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन द केयर। ओके, पेशेंट का रिएक्शन कैसा है वो चेक करना है, लाइक पेशेंट कैसे ले रहा है डायलिसिस ट्रीटमेंट को। मैंने ऐसा सुना है, पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि डायलिसिस इज सो पेनफुल प्रोसीजर, आई डोंट नो, बट ऐसा बोलते हैं। ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जब डायलिसिस चल रहा होता है वो शांति से टीवी देखते हैं, नाश्ता करते हैं। सो क्लाइंट का रिएक्शन कैसा है वो आइडेंटिफाई करना है एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को कोपिंग मैकेनिज्म में सपोर्ट करना है, लाइक दिस इज द सिचुएशन, उसको कोप अप करने में हेल्प करना है एंड एनकरेज करना है पेशेंट को कि जितना हो सके उतना डिपेंडेंट रहो, अपनी केयर खुद करो, इन्वॉल्व देम इन देयर केयर। सो वो हमें करना होगा। assess the client's understanding of fluid and dietary restrictions ordered by the nephrologist। पेशेंट कितना समझ रहा है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कितना करना है, कैसे करना है, डाइट रेस्ट्रिक्शन कैसे करना है, क्यों करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग असेस करनी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर बोले कि आपको 1.5 लीटर ही पूरे दिन का पीना है, पेशेंट ऐसा बोलेगा ऐसा हो सकता है, मैं तो अपने आप ही लूंगा, आई डोंट वांट टू डू दिस। सो पेशेंट अंडरस्टैंड कर रहा है कि इतना रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, क्या है वो हमें असेस करना है। Next, this is really important point. Withhold antihypertensive and other medication that can affect the BP or result in hypotension until after hemodialysis treatment. Also withhold the medication that could be removed by dialysis such as water soluble vitamins, certain antibiotics and digoxin. Yes, ये चीज याद रखनी है, जब भी पेशेंट डायलिसिस हीमोडायलिसिस करवाने आता है एंटीहाइपरटेंसिव मेडिकेशंस विदहोल्ड करनी है जब तक डायलिसिस खत्म नहीं हो जाता। डायलिसिस खत्म हो जाता है उसके बाद बीपी चेक करके दो, बिकॉज आप एंटी हाइपरटेंसिव दोगे बीपी कम हो जाएगा, ऑलरेडी डायलिसिस मशीन फ्लूइड निकाल देगी तो बीपी ऑलरेडी कम होगा, और एंटी हाइपरटेंसिव दिया है तो कितना हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसीलिए हमें विथहोल्ड करनी है, जब तक हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट खत्म नहीं हो जाती तब तक एंटी हाइपरटेंसिव मत। उसके बाद कितना बीपी है, पेशेंट रेगुलरली ले रहा है तो उसके बाद दे सकता है। कुछ मेडिकेशन ऐसी है कि जो डायलिसिस के दरमियान ब्लड में से निकल जाएगी, उसके पार्टिकल्स निकल जाएंगे तो मेडिसिन की असर ही नहीं होगी। लाइक सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे ही ब्लड डायलिसिस मशीन से गुजरेगा वाटर सॉल्युबल विटामिन ब्लड में से निकल जाएंगे, तो फिर देने का कोई मतलब ही नहीं। कुछ एंटीबायोटिक्स भी निकल जाती है, डिजॉक्सिन मेडिकेशन भी निकल जाएगी, सो वो भी नहीं देना है जब तक डायलिसिस खत्म नहीं हो जाता है। डायलिसिस खत्म होने के बाद ये दे सकते हो, पर उससे पहले नहीं देना है, ये याद रखना है। ओके, एक्सेस फॉर हीमोडायलिसिस हम कल से देखेंगे, कहाँ से हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, लाइक फिस्टुला क्रिएशन कहाँ पर कर सकते हैं। सो सारे एक्सेसेस हम कल से देखेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, आज हमने क्या देखा। ओके, तो जो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स थे उसकी हमने इंटरवेंशन देखी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड इंसोम्निया के लिए हमने क्या देखा, इंटॉलरेंस के लिए रेस्ट एंड एक्टिविटी बैलेंस करना है, इंसोम्निया के लिए सीएनएस डिप्रेशन। अनेमिया कॉमन है, सीकेडी में होता है, सो उसके लिए हम हिमेटोपोएटिक मेडिकेशन दे सकते हैं जिससे इरिथ्रोपोएटिन बाहर से ही दिया है तो आरबीसी प्रोडक्शन होगा, फॉलिक एसिड आयन दे सकते हैं। अब ये ट्रीटमेंट दे रहे तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम होंगे तो वो भी देना है, लाइक आयन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल स्टॉप कर देंगे, आयरन और फॉस्फेट बाइंडर साथ में नहीं दे सकते, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। देन ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं बट जब तक जरूरत ना हो तब तक नहीं करना है, बिकॉज उससे प्रॉब्लम होगा, या एक तो पहले तो बॉडी का स्टिम्युलस डिक्रीज हो जाएगा, वो उसको नीड जरूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ करने की, सो वो कुछ करेगा नहीं बॉडी। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फ्यूचर में अगर ट्रांसप्लांटेशन किया तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जीए ब्लीडिंग कॉमन है ड्यू टू दैट अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, गैस्ट्राइटिस होगा, ब्लीडिंग होगा, तो फिर वो सब हम चेक करेंगे। एस्पिरिन अवॉइड करना है जीए ब्लीडिंग के लिए। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, hyper online students, what is this really important point? કે જેને કિડની ડિસીઝ છે એને કન્ટિન્યુઅસ ટેલિમેટ્રી પર રાખવો પડશે બીકોઝ હાઇપરકેલેમિયાનું રિસ્ક રહેલું છે જેના લીધે ડિસરિથેમિયાસ થઈ છે। Yes, so पेशेंट को कंटिन्यूअस टेलीमेट्री में रखेंगे। फिर हमने देखा हाइपरकैलेमिया विच इज कॉमन, हाइपरकैलेमिया होगा तो पेशेंट की ड्यू टू डिसरिथमिया डेथ हो सकती है,
हमने देखा था, ये आपको पूछेंगे नहीं बट ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ता है टी वेव एलिवेट होती है एंड पी वेव फ्लैट हो जाती है, वाइट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स हो गया और ये सब हो सकता है। ओके, फिर पोटेशियम कम करने के लिए मेडिकेशंस दे सकते हैं हम, ओरली और रेक्टली सोडियम पोलिस्ट्रीन देंगे तो पोटेशियम को बाइंड करके निकाल देगा। इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज देंगे तो भी पोटेशियम कम हो जाएगा। कैसे, क्यों, वो आपको कल बोलना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं बिकॉज इरिटेट हो गया है मायोकार्डियम दैट इज मसल। सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं जिससे एसिडोसिस ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पोटेशियम भी ठीक हो जाएगा। ओके, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते बिकॉज पोटेशियम इंक्रीज होगा। अदर एंटी हाइपरटेंसिव्स भी है, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है तो कुछ ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव है, कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो भी हम नहीं दे सकते। जिसको फार्माकोलॉजी पता है उनको पता होगा, जिससे नहीं स्टडी किया। ACE इनहिबिटर्स, आर्ब्स, दिस इंक्रीजेस द पोटेशियम लेवल, राइट? तो वो भी ये पेशेंट को नहीं दे सकते। अदर मेडिकेशन हम यूज करेंगे, राइट, बट ये नहीं यूज कर सकते। पेशेंट को डायलिसिस करके ही वो ठीक करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरमैग्नेसीमिया की वजह से मसल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो वो सब हम चेक करेंगे। मैग्नीशियम बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे, वी विल एडमिनिस्टर मतलब मैग्नीशियम। हाइपरमैग्नेसीमिया है तो मैग्नीशियम रिच फूड अवॉइड करना है, मैग्नीशियम को निकालने का काम करना है। डायूरेटिक्स देके निकाल सकते हैं। कैल्शियम दे सकते हैं, ऑलरेडी मसल एक्टिविटी इरिटेट हो गई है सो कैल्शियम सपोर्ट करेगा। ऐसे एंटासिड्स, ऐसे लेक्सेटिव, ऐसे एनिमा नहीं देने हैं जिसमें मैग्नीशियम होता है। देन ओके, फूड अवॉइड करना है। हाइपरफॉस्फेटेमिया देखा था, हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से बोन डीमिनरलाइजेशन हो सकता है बिकॉज कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, पीटीएच इंक्रीज हो जाएगा, वो बोन्स को वॉश करके कैल्शियम बढ़ाएगा। सो हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है, फॉस्फेट बाइंडर से कि इन शॉर्ट फॉस्फोरस को कम करना है, या तो कैल्शियम दो, कैल्शियम दोगे तो ऑटोमेटिक फॉस्फोरस कम हो जाएगा। सो स्टूल सॉफ्टवेयर लेक्सेटिव देने पड़ेंगे जब भी हम फॉस्फेट बाइंडर्स दे रहे हैं। पेशेंट को बोलना है फॉस्फोरस रिच फूड खाना खाए, फॉस्फोरस रिच फूड अवॉइड करना है। हाइपरटेंशन के लिए ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन है तो बीपी मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ओवरलोड की वजह से भी हाइपरटेंशन होता है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, चेक करेंगे। हाइपोटेंशन है तो फिर आईवी फ्लूइड देंगे, सोडियम डाइट बढ़ाएंगे। सो वो डिपेंड करता है पेशेंट के कैसे सिम्टम्स है। हाइपरवोलेमिया हो जाएगा तो बीपी एलिवेट हो जाएगा, आउटपुट चेक करेंगे, डेली वेट इंक्रीज हो रहा है तो इंडिकेट्स फ्लूइड रिटेंशन। एडिमा के लिए चेक करेंगे, ये सब है तो डायूरेटिक्स देंगे हम, वो सब ठीक करके निकालेंगे। हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सो ये सारी चीजें, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ये सब हो जाएगा whenever there is hypervolemia. ओके, देन हाइपोकैल्सीमिया, विटामिन डी नहीं है उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होगा, फॉस्फोरस भी ज्यादा है उसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। सो इन शॉर्ट हमें पेशेंट को बाहर से कैल्शियम देना है, बट सिर्फ कैल्शियम काम नहीं करेगा, विटामिन डी भी देना पड़ेगा कि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। पेशेंट को कैल्शियम रिच फूड देने के लिए बोलना है। हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, अगर हाइपोवोलेमिया है तो भी पेशेंट को वेट इनटेक आउटपुट तो चेक करना ही है एंड बाहर से हम आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सब देंगे। इन्फेक्शन का रिस्क पेशेंट को ज्यादा है तो न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन इन शॉर्ट रखने हैं पेशेंट पर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है, सो किडनीज बाइकार प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है एंड हाइड्रोजन एसिड बाहर निकाल भी नहीं पा रही, सो हम बाहर से ही बाइकार देंगे कि जिससे बैलेंस हो। बट इतना याद रखना है, सीकेडी वाले पेशेंट में बाइकार ऑलवेज लो पर ही उसकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है। नॉर्मल 22 to 28 नहीं होगा, 22 से ही कम ही होगा और उतने में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर बॉडी हैज एडजस्टेड टू लो बाइकार्बोनेट लेवल। मसल क्रैम्प्स कॉमन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से मसल क्रैम्प हो रहा है वो ठीक करेंगे एंड मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। पेशेंट मसाज करवा सकता है, हीट एप्लीकेशन करवा के वो ठीक हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में सब ड्यू टू दैट एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो कंफ्यूजन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लेस डिक्रीज कॉन्शियसनेस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये सब होगा तो हम सब ध्यान रखेंगे। पेशेंट का सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू न्यूरोपैथी तो पेशेंट को ध्यान रखना है कि इंजरी ना हो जाए, या तो उसको डेली इंस्पेक्ट करें, चेक करें, देखने से ही पता चलेगा, पेशेंट को फील तो होगा ही नहीं। ऑक्यूलर इरिटेशन हो सकता है ड्यू टू कैल्शियम डिपॉजिट,
या फॉस्फोरस लेवल इम्बैलेंस की वजह से जो कंजक्टिवा है वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। कैल्शियम डिपॉजिट, हमारी आंख में कुछ चला भी जाता है तो भी कैसा बर्निंग और पानी निकलता है, तो इसमें तो डिपॉजिट हो रहा है। सो पेशेंट को बर्निंग होगा, वाटरी आईज हो जाएगी। सो पेशेंट को ल्यूब्रिकेशन आई ड्रॉप्स लगाने हैं एंड पेशेंट को ध्यान रखना है कि ड्यू टू दैट इंजरी ना हो जाए। दिखेगा नहीं पेशेंट, ऐसा हो जाएगा तो गिर सकता है। पोटेंशियल फॉर इंजरी ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, ऑस्टियोपोरस बोन हो जाते हैं। सो पेशेंट थोड़ा भी गिर जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। सो पेशेंट को इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसमें फॉल रिस्क प्रिवेंशन हम ध्यान रखेंगे, सेफ एनवायरनमेंट देंगे। एंड पेशेंट को अगर इंजरी हो भी जाती है तो इंजरी की वजह से और जो सेल्स डैमेज होंगे तो और पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए इंजरी तो नहीं होनी चाहिए। प्रूरिटस कॉमन है बिकॉज बॉडी वेस्ट नहीं निकल पा रही है, तो स्वेट से निकल रहा है वेस्ट, और वो वेस्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो स्किन पर इरिटेशन, रैशेस एंड प्रूरिटस वो सब हो जाएगा। वो स्वेट सूखने के बाद ऊपर पूरा कास्ट बन जाता है, दैट इज यूरेमिक फ्रॉस्ट। सो पेशेंट को एंटी हिस्टामाइन, एंटी प्यूरिटीज मेडिकेशन हम दे सकते हैं। पेशेंट के नेल शॉर्ट रखेंगे कि वो स्क्रैच ना करे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट के जो भी कंसर्न्स है वो शांति से सुनना है, पेशेंट की परमिशन लेके फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करना है उसके डिस्कशन में। पेशेंट को टाइम देना है कि वो एक्सेप्ट कर ले, जो उसको दुख हो रहा है वो एक्सेप्ट करे, शांति से उसको टाइम देना है। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताएंगे, उसको लेनी है तो ले, ना लेनी है तो नहीं। पेशेंट को ऐसा बोलना है कि मुझे नहीं कुछ करवाना है, आई वांट टू डाई नेचुरली, तो वो भी हमें सपोर्ट करना है। वी कैन नॉट फोर्स द क्लाइंट व्हाट टू डू। एंड अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट का डिसाइड किया है तो सपोर्ट ग्रुप्स भी है बहुत सारे जो उसको हेल्प कर सकते हैं, वहां पर जाके उसको अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट होंगे, सो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। फिर हमने देखा यूरेमिक सिंड्रोम, ड्यू टू एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेशन इन द ब्लड डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, दैट इज यूरेमिक सिंड्रोम। सिम्टम्स हमने देखे, ओलीयूरिया, प्रोटीन आरबीसीज, कास्ट इन यूरिन, एलिवेटेड यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अमोनिया, ये सब एलिवेट हो जाएगा। हाइपो या हाइपरटेंशन होगा, डिक्रीज कॉन्शियसनेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, स्टोमेटाइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, वी कैन नॉट रिमूव दैट यूरिया, हम यूरिया तो रिमूव नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जो भी है वो ट्रीटमेंट करेंगे। डायलिसिस करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, डायलिसिस इज द ओनली ऑप्शन। बट जब तक ये हो रहा है उसके लिए हम सब कुछ मॉनिटर करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करेंगे। फिर हमने देखा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब पेशेंट का ब्लड निकाल कर हम उसको क्लीन कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। इंटरमिटेंटली किया जाता है, हर रोज नहीं जाना होता है पेशेंट को, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी पेशेंट जाएगा। उसमें कैसे हीमोडायलिसिस का फंक्शन क्या है, तो वो ब्लड को क्लीन करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया सब कुछ निकाल देगा, एक्सेस फ्लूइड भी निकाल देगा। देन बफर सिस्टम भी ब्लड में ऐड करके देगा कि पीएच बैलेंस हो सके। एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इनबैलेंस है, ज्यादा कम है, तो भी वो बैलेंस में करके दे सकता है। प्रिंसिपल, हीमोडायलिसिस वर्क कैसे करता है, सो वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, पतली होती है, पोरस होती है, सेलोफेन मटेरियल से बनाई हुई होती है। उसके पोर्स के साइज इतने छोटे छोटे हैं कि सारे जो स्मॉल पार्टिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकल जाएगा, बट आरबीसीज, बैक्टीरिया, प्रोटीन्स वो नहीं निकलेगा, वो ब्लड में ही रहेगा। एंड डायलिसिस में जो जो फ्लूइड इन एंड आउट मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन की मेथड से होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, फ्लूइड मूव होगा फ्रॉम लो concentration to high concentration. Diffusion, particles मूव होंगे from high to low. and ultrafiltration, normally जो filter होता है blood, no high no low concentration, no fluid and electrolyte, simply pressure की मदद से हम fluid को धक्का मार के दूसरी तरफ भेज रहे हैं, राइट, प्रेशर से मूव हो रहा है। डायसिलेट बाथ क्या है, सो जो डायलाइजर यूज करते हैं वो, उसमें पानी होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्टेराइल होना जरूरी नहीं है कि वो स्टेराइल होना चाहिए, क्लीन भी चलता है, हाँ, बट ऐसा ना हो कि बहुत गंदा हो, लाइक उसके कुछ स्टैंडर्ड्स तो मीट होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, ऐसा अच्छा पानी हो, उसमें जो फ्लूइड होता है वो भी गुड होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि जहां पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर किया है वो हिस्सा भी अंदर पैकिंग हुआ है, ऐसा नहीं, अच्छा होना चाहिए सिंपली। ओके, पोर्स उसमें क्यों स्टेराइल नहीं होना चाहिए, क्लीन चलेगा, बिकॉज पोर्स ऑलरेडी स्मॉल है, उसमें बैक्टीरिया वायरस तो आएंगे ही नहीं। इंटरवेंशन, जब भी पेशेंट डायलिसिस करवा रहा होता है तो हमें वाइटल साइंस चेक करने होते हैं तीनों टाइम, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर। लैब वैल्यूज चेक करेंगे बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। फ्लूइड ओवरलोड चेक करेंगे, मतलब फ्लूइड स्टेटस इन शॉर्ट चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर डायलिसिस। कैसे चेक करेंगे, वेट का चेक करेंगे, वेट पहले करेंगे, आफ्टर भी करेंगे। आफ्टर डायलिसिस
आपके पास एक पेशेंट था और सडनली आपने देखा कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट था 15 ml पर आवर, सो व्हाट यू विल डू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, there is one patient suffering from CKD, admitted, मतलब admitted, came to the hospital for dialysis. Dialysis अच्छे से खत्म हो गया and after dialysis you have noticed there is only 15 ml per hour urine output. What you will do? बोलो. During dialysis, urine output low just. Yes, completely normal है, so we will simply document. कुछ करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन करो कि पेशेंट का इतना यूरिन आउटपुट है, दैट्स इट. देन जहां से ब्लड निकल रहा है, फिस्टुला इन शॉर्ट, उसकी पेटेंसी चेक करनी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. ब्लीडिंग के लिए चेक करना है. क्यों ब्लीडिंग का रिस्क है? बिकॉज जो ट्यूबिंग है उसके अंदर हिपेरिन ऑलरेडी एडेड होता है, सो हिपेरिनाइज ब्लड वापस आएगा तो ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएंगे. हाइपोवोलेमिया के लिए चेक करना है, बिकॉज अगर ज्यादा पानी निकल गया तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा. पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली देना है, पेशेंट खाना खा सकता है. रिएक्शन पेशेंट का चेक करना है, आफ्टर डायलिसिस कैसा है, कोपिंग मैकेनिज्म में लिए सपोर्ट करना है. पेशेंट को एंकरेज करना है कि जितना हो सके उतना डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहे, लाइक उसकी इन्वॉल्वमेंट में उसको ऐड करना है. इंडिपेंडेंस पेशेंट का एंकरेज करना है. एंड पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है डाइट रिस्ट्रिक्शन के लिए, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के लिए, वो हम चेक करेंगे. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? कई मेडिकेशन ये याद रखना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट. आमा जे લખ્યું હોય ને તો તમારે યાદ રાખવું જ પડે. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ અને અધર મેડિકેશન્સ જે બીપીને અફેક્ટ કરતી હોય એ જ્યાં સુધી હિમોડાયાલિસ ટ્રીટમેન્ટ પતી ના જાય ત્યાં સુધી વિથહોલ્ડ કરવાની. બીજી પણ જેમ કે વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન્સ છે, સર્ટેન એન્ટીબાયોટિક્સ છે અને ડિગોક્સિન છે જે ડાયાલિસિસ દ્વારા રિમૂવ થઈ જાય એવી પણ વિથહોલ્ડ કરવાની. यस. सो एंटी हाइपरटेंसिव ये ऐसी मेडिकेशन जो ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करती है, वो विथहोल्ड करनी है जब तक डायलिसिस खत्म नहीं हो जाता. क्यों? रैशनल है, हाइपरटेंशन हो सकता है. कुछ अदर मेडिकेशंस है लाइक वाटर सॉल्युबल विटामिन, सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड डिजॉक्सिन, वो भी बंद करना है. उसका रैशनल क्या है? ड्यूरिंग डायलिसिस वो रिमूव हो जाएगी तो उसका असर नहीं होगा, सो ये विथहोल्ड करना होगा. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Online students? Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank Thank you, ma'am.